एक तरीके से इतने सुचारू रूप से चल रहा है, इसमें हमारे प्रायोजकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ इस मंच से, हंस परिवार की तरफ से। उसमें से आप ONGC, इंडियन ऑयल, पाउनो रिकॉर्ड और पावर ग्रिड है, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ साथियों हमारा अगला सत्र शुरू होता है और अगला सत्र का विषय है लेखन में प्रकाशक एवं एजेंट एवं मैनेजर की भूमिका। और इस सत्र में हमारे वक्ता हैं अशोक माहेश्वरी, मीरा जौहरी, मीता कपूर, वैशाली माथुर, शैलेश भारतवासी। और इस सत्र का संचालन कर रही हैं आकांक्षा पारे। आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि कृपया आप सभी मंच पे आएं। और इस दौरान मैं अपने तमाम वक्ताओं का एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों से साझा करना चाहूँगी। अशोक माहेश्वरी, आप हिंदी के प्रतिष्ठित राजकमल प्रकाशक समूह के अध्यक्ष, पुस्तकों के लिए चर्चित। मीरा जौहरी, आप प्रकाशक, हिंदी के प्रतिष्ठित राजपाल एंड सन्स प्रकाशन में निर्देशक। मीता कपूर, लेखक, पत्रकार, संपादक। और वैशाली माथुर, आप प्रकाशक, पेंगुइन के इंडियन लैंग्वेज पब्लिशिंग का कार्यभार संभालती हैं आप। और साथ ही शैलेश भारतवासी, कवि, नाटककार, समालोचक, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचारिक सोसाइटी साइनेप्स के प्रधान संपादक। और इस मंच का संचालन कर रही आकांक्षा पारे, आप कहानीकार, कवित्री और पत्रकार हैं। और मैं यह मंच आकांक्षा पारे जी को सौंपती हूँ। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे मंच पे। अभी बताया जैसे हमारे साथ मीता जी हैं, वैशाली जी हैं, मीरा जी हैं, अशोक जी हैं, शैलेश जी हैं और सभी अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज और महारथी हैं। और अभी हम जितनी भी बातें करते हैं, हम जितने भी सेशंस हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनका सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू होता है वो सबसे पहली बात जो आती है वो पुस्तकों को लेके आती है, छपने को लेके आती है। इसलिए हम जितना भी बौद्धिक विमर्श करते हैं वो सारा दारोमदार आके ये पूरे मंच पर टिक जाता है, क्योंकि यही लोग हैं जो किताब में रूप में आपके पास लेकर आते हैं और फिर हम पढ़ते हैं और फिर पढ़कर हमें पता चलता है कि क्या लिखा जा चुका है या क्या थॉट प्रोसेस चल रही है, क्या हो रहा है। तो हम ये सेशन शुरू करते हैं। और प्रकाशकों की भूमिका निरंतर, जैसे पहले हम लेखकों से चाहते थे या हम बात करते थे कि लेखक बदल रहे हैं या लेखन बदल रहा है या लेखकों को बदल जाना चाहिए, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि प्रकाशन की दुनिया में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। क्रांति तो मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन जो बदलाव है वो हमें दिखने लगा है। तो ये कॉमन सवाल जो मैं सभी से बात करूँगी, मीता जी से अलग तरह का एक सवाल होगा, लेकिन हमारे प्रकाशक हैं चारों, तो मैं एक सबसे पहले जो जानना चाहूँगी कि हमारे यहाँ अभी तक ये होता था कि एक मैन्युस्क्रिप्ट है, एक पांडुलिपि है जिसको लेके लेखक पहुँचता है और प्रकाशक के पास एक संपादकीय टीम है जो उसको देखती है और उसके बाद अगर अप्रूव होता है या नहीं भी अप्रूव होता है तो अभी भी कभी कभी प्रकाशकों की दुनिया में क्या बदल गया है, अब प्रकाशकों को क्या नया करना होता है या वो नया क्या कर रहे हैं लेखकों के लिए भी और अब किताबों के लिए भी। अशोक जी। धन्यवाद। प्रकाशक की भूमिका यूँ तो मतलब एक शाब्दिक तौर पे देखें तो किताब छापना है, लेकिन आज के समय में बहुत सारे काम इसके साथ जुड़ गए। मतलब सबसे पहला काम तो यही होता है कि किताब का चुनाव कैसे करें, जो किताब आपको छापनी है उसको चुनना। कई रास्तों से किताबें आती हैं हमारे पास कि भाई लेखक की तरफ से भी आई, हमने अब सोशल मीडिया इतनी बड़ी चीज़ हो गई है, उस पर तरह तरह की चीज़ें आती हैं और उसमें से देखना कि भाई किससे हम किताब लें, किससे किताब तैयार की जा सकती है। फेसबुक पोस्ट देख करके लेखक को चुनना एक बड़ा काम आजकल हो गया है, चुनौती भी हो गई है। अब एक बहुत मतलब एक किताब का उदाहरण यहाँ देना मुझे ज़रूरी लग रहा है। फेसबुक पोस्ट की एक किताब इश्क में शहर होना हम लोगों ने तैयार कराई।
और वो किताब बहुत ज़्यादा पसंद की गई, मतलब बेस्ट सेलर का मानदंड उससे बना। पहला ही एडिशन 10,000 कॉपी का हुआ और वो बहुत कम समय में ख़त्म हुआ। तो किताब का चुनाव और फिर उसे पाठकों तक पहुंचाना, ये बड़ा काम आजकल है हमारे सामने एक प्रकाशक के तौर पर। आप सब लोग जैसे मतलब हमें किताबें भेजते हैं, उसमें से चुनना हमारे लिए चुनाव करते समय कई बार परेशानी भी होती है और चुनाव में गलतियां भी होती हैं, लेकिन सबको बराबर जगह मिले, किताब ढंग से छपे, सामने आए, ये हमारे लिए बड़ा दायित्व है। और बातें धीरे धीरे इस बारे में होंगी। अभी जैसे अशोक जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि फेसबुक भी एक बड़ा माध्यम बनता जा रहा है, लेकिन फेसबुक की अपनी चुनौतियां भी होंगी और थोड़े खतरे भी होंगे। और फेसबुक पे जो लेखक लिख रहा है, कई बार वो पोस्ट छोटी हैं लेकिन पुस्तक एक बड़ी मतलब बड़ा वितान है, बड़ा कैनवास है। तो मैं मीरा जी से जानना चाहूँगी कि जब आप लेखक चुनती हैं, मतलब आपके लिए क्या चुनौती होती है या आपकी क्या कसौटी होती है कि इस पर किताबें आना चाहिए? जैसे अशोक जी ने बोला कि इश्क में शहर होना बड़ी अच्छी पुस्तक रही और वो बेस्ट सेलर भी बनी, तो चुनते वक्त पुस्तक क्या बेस्ट सेलर आपके दिमाग में होता है कि इसे बनना चाहिए? क्योंकि एक लेखक जो लिख रहा है उसकी अपने व्यक्तित्व पर या उसकी अपनी मार्केट वैल्यू पर भी बेस्ट सेलर होना बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्या आप ऐसा मानती हैं? देखिए, एक चीज़ है और वो चीज़ कब बदली नहीं है, शुरू से लेके आज तक हम देखें, किताब की दो ही कसौटी होती है कि लेखक के पास कुछ कहने लायक है कि नहीं, उसके लिए उसके पास कोई कहानी है कहने के लिए, और उसको कहानी कहने की कला आनी चाहिए। ये दो चीज़ें हों तो किताब, चाहे आप फेसबुक से ढूंढे या लेखक अपने पास से आपको पांडुलिपि भेजे, मेरी तो यही दो कसौटी होती है कि कुछ कहने लायक है और कहने की कला है। और फिर एक है कि जैसे राजपाल एंड सन्स है, वो बहुत एक इंडिविजुअलिस्टिक पब्लिशिंग हाउस है। अगर मुझे वो नहीं पसंद आती, चाहे आप इससे सहमत हों या नहीं हों, मैं नहीं छापूंगी। जैसे एक पीछे किताब थी अंग्रेज़ी में, बहुत बेस्ट सेलर थी, पर उसमें बहुत ज़्यादा सेक्सुअल ओवरटोन्स थे, तो उसका हिंदी अनुवाद मेरे पास आया, बट वो मैं प्रिंसिपली उससे सहमत नहीं थी। तो फिर मैंने कहा कितनी भी बेस्ट सेलर हो, जो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती मैं नहीं छापूंगी। तो मुझे लगता है कि जो मोस्टली जो हिंदी के प्रकाशक हैं वो एक इंडिविजुअल लेड पब्लिशर्स हैं, तो ये ज़रूर उनकी कहीं ना कहीं, शायद अशोक जी में भी बात होगी कि हम इस किस्म की किताबें छापेंगे और इस किस्म की नहीं भी छापेंगे। तो मेरे में ये भी बहुत स्पष्ट है कि हम किस प्रकार की किताब नहीं छापेंगे, चाहे उसमें बेस्ट सेलर के पोटेंशियल हो या ना हो। बहुत अच्छी बात मीरा जी ने कही कि अगर उन्हें लगा कि उस किताब में सेक्सुअल ओवरटोन है और वो बेस्ट सेलर की संभावना से भरपूर भी है, तो उन्होंने नहीं छापी, ये उनका है। मैं वैशाली जी से जानूंगी, जैसे मीरा जी ने बोला कि कसौटी ये होनी चाहिए कि पठनीयता हो, उसमें अगर पठनीयता है या कहने का ढंग हो, तो ये कहने का ढंग जो है वो बड़ा सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है कि हो सकता है वो कहने का ढंग मुझे अच्छा लग रहा हो और आपको ना लग रहा हो। जैसे हमारे साथ हिंदी सिनेमा में हमने देखा है कि पैरेलल सिनेमा एक अलग तरह का था जिसका दर्शक वर्ग अलग था, और मतलब आप एक जो होता व्यावसायिक सिनेमा जो करोड़ या 2 करोड़ 5 करोड़ क्लब की होती हैं, इसी तरह हम देखते हैं शास्त्रीय संगीत में मतलब ओंकारनाथ ठाकुर भी गाते हैं और भीमसेन जोशी भी गाते हैं, लता मंगेशकर भी गाती हैं, कुमार सानू भी गाते हैं। तो ये जो कैटेगराइजेशन होता है वह साहित्य में भी है, कुछ चीज़ें पसंद की जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं की जाती हैं। तो ये बड़ा मतलब एक द्वंद आपको कभी महसूस हुआ कोई ऐसा पांडुलिपि पढ़ के कि आपको लगता है कि मुझे अच्छी लग रही है, तो इसको बाहर लेकर आना है या नहीं लेकर आना है, इससे आप कैसे ओवरकम करती हैं? गुड इवनिंग एवरीवन। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने अपना करियर इंग्लिश पब्लिशिंग से स्टार्ट किया पेंगुइन में, और मैं अभी भी काफ़ी सब्सटैंशियल मेरी लिस्ट इंग्लिश की रहती है, और मैंने मास मार्केट फिक्शन से स्टार्ट किया। तो जो मीरा जी ने कहा सेक्सुअल ओवरटोन्स एंड ऑल, तो आई जस्ट वांट टू लाइक टॉक अबाउट मेरी मैं कैसे सिलेक्ट करती हूँ। मेरा एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है
कि जब मेरे पास कोई मैन्यूस्क्रिप्ट आती है तो मुझे समहाउ आई कैन सी द रीडर। अगर मुझे, क्योंकि मुझे खुद तो पढ़नी नहीं है किताब, वैसे भी मैंने मास मार्केट से जब स्टार्ट किया था तो दे weren't बुक्स दैट आई वुड बी रीडिंग, दे वर बुक्स टू डू विद द यूथ व्हेन आई सेट अप पेंगुइन मेट्रो रीड्स। तो मेरा सिंपल ये है कि अगर मुझे उसका पाठक दिखता है एंड वो विद इन राइटिंग लैंग्वेज काफ़ी चीज़ें हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं और मुझे लगता है कि अच्छा पाठक वर्ग है जो इसको पढ़ सकता है, देन आई गो हेड एंड पब्लिश दैट बुक। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन आई रीड अ मैन्यूस्क्रिप्ट मुझे समझ में आ जाता है इसका कवर ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, यू नो। सो आई डू गिव माई सेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट अ बुक। ऐसा नहीं है कि पढ़ते ही मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि हाँ ये होगा या नहीं होगा। और आज तक एटलीस्ट 14 साल तो मुझे सिर्फ पेंगुइन में हो गए हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगा कि यार ये किताब मुझे नहीं करनी चाहिए थी या किसी और ने की है और मुझे करनी चाहिए थी, ऐसा नहीं है। जब मैं लेट गो भी करती हूँ किसी चीज़ को तो मुझे मालूम है कि एज एन एडिटर या एज अ पब्लिशर मैं उसको चैम्पियन नहीं कर सकती, मैं सही जना नहीं हूँ उस किताब के लिए। बजाय इसके कि किताब को जज करूँ, मैं अपने थ्रू इंस्टिंक्टिवली ये सोचने की कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मैं इसको चैम्पियन नहीं कर सकती। इसका जो मार्केट है या इसकी जो जगह है चाहे कितनी भी अच्छी हो, चाहे ये बेस्ट सेलर बने, हो सकता है किसी जो भी हम लोग लेट गो करते हैं कई बार लगता है हाँ कोई और उठाता है, अलग ढंग से देखता है और वो बेस्ट सेलर बन जाती है, तो फिर मेरे मन में ये आता है कि हाँ ठीक है ये सही है पर मैं सही एडिटर नहीं थी इसके लिए, तो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। मैं शैलेश जी पर आती हूँ। शैलेश जी को हम सब जानते हैं, थोड़ा सा उन्होंने पब्लिशिंग जो की दुनिया थी उसको एक अलग ढंग का मतलब जामा पहना दिया। तो शैलेश जो किताबें लेकर आए हैं उसमें कई चीज़ें बहुत इंग्लिश भी थी जिसके लिए कई बार उन्हें आलोचना का भी शिकार होना पड़ा। उन्होंने नए लोगों को ढूंढा और छापा, जबकि एक साहित्य जो था हिंदी साहित्य पवित्रता बोध से भरा हुआ था कि साहित्य को ऐसा ही होना चाहिए, एक साहित्य का फ्रेम था। तो उन्होंने उस वैसी पांडुलिपियों को तोड़कर नई तरह की लेकर आई। तो जब आप शैलेश किताबें सिलेक्ट कर रहे थे या छाप रहे थे तो क्या आपको अपने सफलता पे या आपकी किताबें आएंगी या आपके राइटर्स इतने बड़े हो जाएंगे कि लोग उनको उनके नाम से या वो कहीं जाएंगे तो सेलिब्रिटी स्टेटस के लिए जाने जाएंगे, ऐसा आपको लगता था या वो अचानक होता चला गया? ये काम कर रहा है नमस्ते। नहीं ऐसा लगता तो नहीं था कि ऐसा ही होगा, लेकिन शुरुआत जैसे हुई और एक दो सफलता मिली तो ऐसा लगने लगा कि हाँ अब दिशा सही है और ये इस दिशा में आप बहुत आगे जा सकते हैं। दूसरी बात मतलब ये एक लाइन का जवाब है, लेकिन आम तौर पे एक बात जो मैं यहाँ से कहना चाहूँगा कि मतलब ऐसा अब तमाम प्रकाशनों में भी दिखाई दे रहा है और पहले भी ऐसा होता होगा कि आम तौर पे जो प्रकाशक अपने संपादकीय विवेक के साथ चलते रहे हैं उन्होंने मतलब सफलता उनको मिली है। मतलब वो जिस तरह की सफलता, क्योंकि सबकी सफलता अपनी अपनी महत्वाकांक्षा की होती है, अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं सबकी। तो अगर जो भी प्रकाशन संस्थान अपने संपादकीय विवेक से नहीं चल रहा है, मैंने देखा है कि वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं हो पाते हैं। तो और मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि हमने अगर 10 पे अगर अपना कह सकते हैं कि एक तरीके से अपना रिस्क लिया कि 10 पे अपना सोचा कि इन 10 पे हम अपने पैसे लगाते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, अपनी ऊर्जा लगाते हैं, मतलब ये भी ट्रायल एंड एरर मेथड। हाँ, लेकिन उनमें से 10 में से 8 में सफल रहे, तो वो एक टेस्टेड तरीका हो गया कि मतलब किसी के लिए भी, मतलब मैं यहाँ पे संपादक जैसी संस्था की बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं केवल मतलब मुद्रित पुस्तकों की बात कर रहा हूँ। जो मतलब लघु पत्रिकाएं हैं जो हिंदी की, उनकी जो एक लंबी परंपरा है, उसमें आप देखेंगे कि प्रतिष्ठा उन्हीं पत्रिकाओं ने पाई है जिनकी एक संपादकीय परंपरा रही और एक मतलब एक विजन था उस व्यक्ति का। ऐसा नहीं था कि आमतौर पे उस तरह की पत्रिकाएं आपको लंबी रेस का घोड़ा होता नहीं दिखाई दी, जिन्होंने लेखकों से मांग करके कहानियाँ छापी, छांट के नहीं छापी, मांग के छापी। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीका है जो काम आता है। हम लोगों ने प्रकाशकों की बात सुनी कि वो अपनी किताबें या पांडुलिपियों को कैसे चुनते हैं, लेकिन किताबें छप जाना ही अब
पर्याप्त नहीं है, वो बहुत नाकाफ़ी सी चीज़ है, हम सब जानते हैं। क्योंकि किताबें छपने के बाद पाठकों तक पहुंचना और पाठकों में भी अब ढूंढना, क्योंकि हम भले कितना भी हल्ला मचाएं कि किताब बेस्ट सेलर है, लेकिन अगला हल्ला इसी बात का होता है कि किताबें छप तो रही हैं लेकिन पाठक नहीं है, पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, पाठक ख़त्म होते जा रहे हैं। इसलिए अब एक नई चीज़, मतलब अंग्रेज़ी दुनिया में थी लेकिन हिंदी में भी हम जब जान रहे हैं, समझ रहे हैं, एक लिटरेरी एजेंट शब्द आ गया है। लेकिन अभी भी हमारे हिंदी समाज में थोड़ा सा डिग्रेस किया हुआ शब्द है। हमें लगता है लिटरेरी एजेंट का मतलब है कि आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं है। तो दरअसल वो काबिलियत या नाकाबिलियत का काम नहीं है। मीता जी से हम जानना चाहेंगे कि हिंदी दुनिया, मतलब हिंदी दुनिया इस शब्द को नहीं जानती और हमारे पास इसके इक्विवेलेंट अनुवाद के लिए कोई हिंदी शब्द भी नहीं है, क्योंकि जो सामान हमारे घर में होता है उसके लिए हमारे पास एक नाम भी होता है। तो हमने वो नाम अभी उधार लिया हुआ है अंग्रेज़ी की दुनिया से। तो हम मीता जी से जानना चाहेंगे कि ये जो उधार लिया हुआ शब्द है ये हिंदी की दुनिया में कैसे अपना हो सकता है, हम कैसे उसे अपना सकते हैं और वो कैसे फैमिलियर हो जाएगा, और लिटरेरी एजेंट की दरअसल भूमिकाएं क्या होती हैं, और हिंदी पाठक, हिंदी राइटर कम से कम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं। थैंक यू, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन, बट सबसे पहले एक डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहूँगी कि लिटरेरी एजेंट को हिंदी दुनिया ने एक फ्रेज़ के तौर पे उधार नहीं लिया है। लिटरेरी एजेंट का काम ये है कि आपने हमें अपनी किताब भेजी, हम आपको क्रिएटिव फीडबैक भी देते हैं, हम पब्लिशर तक पहुंचाते हैं उस किताब को, हम कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करते हैं, हम एक तरीके से उस जर्नी में शुरू से आखिर तक, और मैं यहाँ पे स्ट्रेस करना चाहूँगी कि हमारे लिए कोई अंत नहीं होता। हम सिर्फ ये कह के नहीं बैठ जाते कि हाँ हमने कॉन्ट्रैक्ट करा दिया अब टाटा बाय बाय। हमारा काम चलता रहता है, चाहे एडिटिंग प्रोसेस चल रहा हो, चाहे मार्केटिंग चल रही हो, चाहे बुक जैकेट डिज़ाइन हो रहा हो, चाहे उस ऑथर को हमने एक फेस्टिवल में भेजने की प्रयास करना है वो चल रहा हो, चाहे सेल्स स्टेटमेंट मॉनिटर करना हो, हमारा काम हमेशा रहता है। तो एक तरीके से एक लिटरेरी एजेंट एक लेखक का दोस्त है, सहभागी है, एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम ह्यूमर। आई हैव ऑल्सो बीन अ काउंसलर, अ श्रिंक। मैंने अपने राइटर्स की मैरिजेस सेव करी हैं, उनके बच्चों को संभाला है, उनके कॉल्स रात को 2 बजे मैंने उठाए हैं कि ये चैप्टर सुनोगी क्या, मैंने अभी ख़त्म किया है। मैं उठ के बैठ जाती हूँ, बोलती हूँ हाँ सुना दो, टू द पॉइंट दैट माई हस्बैंड हैज़ थ्रेटेंड कि भैया क्या हो क्या रहा है ये। बट उतना कमिटमेंट हम दिखाते हैं। ये जो एक डिस्कनेक्ट है कि एक लिटरेरी एजेंट सिर्फ अंग्रेज़ी लेखकों के लिए अवेलेबल है, वो बिल्कुल गलत है और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है, क्योंकि स्याही में हम लोग के पास हिंदी सबमिशंस आते हैं, हम हिंदी किताबें पढ़ते हैं, और हमारा एक स्ट्रॉन्ग पिलर ये भी है कि हम ट्रांसलेशंस और क्रॉस ट्रांसलेशंस बहुत इनकरेज करते हैं। जैसे अभी वैशाली यहाँ बैठी है, इन्होंने देवदत्त की किताब धर्म संलग्नता हिंदी में पहले छापी, अब उसका इंग्लिश अनुवाद हो रहा है। हम गुलजार साहब की किताबें भी संभाल रहे हैं, तो वो हिंदुस्तानी में ही लिखते हैं ना, अंग्रेज़ी में अनुवाद बाद में होता है। मैं अभी वैशाली से और मीरा से भी बात कर रही थी, एक हमारे ब्यूरोक्रेट हैं जयपुर में, बहुत ज्ञानी हैं, उन्होंने कृष्ण की लाइफ पे कुछ किताब लिखी है जो मैं उनसे बोल रही थी, थोड़ी सी कष्ट हिंदी में लिखी है। उनको मैंने फीडबैक दिया है थोड़ा इसको सरल करो, क्योंकि आजकल का जो पाठक है वो नहीं पढ़ेगा ये वाली हिंदी, तो वो उस पर काम चल रहा है। तो ओनली थिंग इज़ कि हम लोग चुपचाप बिहाइंड द सीन काम करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये शायद मेरी गलती है, मेरा कम्युनिकेशन गैप रहा है कि हम हर लोग के लिए, हर जने के लिए, हर लेखक के लिए अवेलेबल हैं। हमने बाकी भाषाओं के लेखकों को भी साइन किया हुआ है, मतलब स्याही के रोस्टर पे बंगाली राइटर्स भी हैं, मलयालम राइटर्स भी हैं, कन्नड़ राइटर्स भी हैं। ऐसी बात कुछ नहीं है कि हम बाकी भाषाओं को नहीं देखते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि अगर जैसे किसी ऑथर की किताब किसी और भाषा में ट्रांसलेट करी गई है,
जब तक वो मैन्युस्क्रिप्ट हमसे अप्रूव नहीं हो जाता हम प्रिंट ऑर्डर के लिए हाँ नहीं करते हैं। तो मेरे पास पूरी बॉडी ऑफ रीडर्स हैं अलग अलग भाषाओं में। मैं नहीं पढ़ पाती हूँ हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा, बट आई हैव रिलायबल पीपल who will read and check between the original work and the translation कि भैया ये सही तो है, कुछ इसमें गड़बड़ तो नहीं है। तो जब तक वो क्वालिटी चेक हमारी तरफ से नहीं हो जाता है हम लोग आगे नहीं बढ़ते। तो प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है बिकॉज आई एम डिपेंडिंग ऑन दोज रीडर्स ऑल्सो, वो भी टाइम निकाल के हमारा काम करते हैं। बट ये सब काम चल रहा है। इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट कि ये चीज़ें कम्युनिकेट नहीं हुई हैं बेसिकली बिकॉज या तो मैं काम कर लूँ या मैं पीआर कर लूँ, इतना ही टाइम होता है कि काम संभाल लें। बट हम हैं यहाँ पे हर भाषा के लिए हैं और हमारा काम है आपका हाथ पकड़ के चलना और मेक श्योर कि आपकी किताब संभाली जाए, उसका जो कंटेंट है वो सही तरीके से आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आपके जो रीडरशिप है उस तक पहुँचे। तो हम पब्लिशर के साथ भी हाथ मिलाकर काम करते हैं मार्केटिंग और विजिबिलिटी के लिए। सो इट्स बेसिकली लाइक एटलीस्ट आई एम वन ऑफ दोज लिटरेरी एजेंट्स जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई एम सिटिंग ऑन द फेंस, आई एम ऑन द साइड ऑफ द पब्लिशर, आई एम ऑल्सो ऑन द साइड ऑफ द राइटर बिकॉज मेरे को लगता है कि हम एक ट्राइपॉड के समान हैं, हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा क्योंकि इवेंचुअली एक फोकस है हमारा कि वो किताब पहुंचनी चाहिए सबको। तो अगर हम सबका एक ही गोल है, एक ही फोकस है तो मिलके काम करना बेटर है। सो दैट्स हाउ आई वर्क। वैशाली कुछ कहना चाहती हैं, फिर मैं एक सवाल और आपसे पूछूंगी। आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड विच प्रॉबेबली मीता भूल गई बताना कि जो लिटरेरी एजेंट होते हैं उनका सब पब्लिशर्स से अच्छा संबंध होता है। तो दैट इज़ वन थिंग दैट एन ऑथर कैन एक्चुअली एक्सप्लॉइट। उनको पता होता है कि कौन से पब्लिशिंग हाउस में कौन सा एडिटर ये किताब पसंद करेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑथर्स आते हैं, उनके दिमाग में कई सारे आइडियाज़ होते हैं, अपनी किताब को लेके कई सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं और वो किसी एडिटर से डायरेक्टली पब्लिशिंग हाउस में कनेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जी क्या करना है आगे। और हम एज एडिटर्स बता ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम उनको गाइड कर सकें या डायरेक्ट कर सकें। तो उससे फिर हम उनको बोलते हैं कि आप किसी एजेंट से कनेक्ट करें। और स्पेशली जो ऑथर्स हैं जिनकी कई सारी किताबें होती हैं, जैसे मीता ने बताया देवदत्त पटनायक हैं, कितनी किताबें लिखते हैं एक साल में और डिफरेंट पब्लिशर्स के संग वर्क करते हैं तो वो प्रोफाइल हैंडल करने में भी एजेंट्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। Actually, can I add to this? It is true. I forgot to mention it. Because हम लोग कॉन्स्टेंटली हर पब्लिशर से, सारे एडिटर्स से, हर पब्लिशिंग हाउस में बात करते रहते हैं तो हमें पता होता है कि किस एडिटर पे कौन सी किताब जानी चाहिए। Actually, I just took it as a given. Sorry, I should. No, we have a very good professional and a very, very healthy, friendly relationship with all our publishers across the country. सब भाषाओं में, सिर्फ अंग्रेज़ी में नहीं, और हम सबके साथ मिलके काम करते हैं। तो पता तो रहता है, गलतियाँ होती हैं, कई दफ़े हम लोग भी चूक जाते हैं। जैसे वैशाली ने बोला कि कुछ किताबें ऐसी हैं जो निकल जाती हैं हाथ से, कभी वक्त की कमी से, कभी नहीं दिमाग घूमता। बट या दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी मीता जी से, उसके बाद मैं पब्लिशर्स पे आऊँगी क्योंकि वो उसी से कनेक्ट करता है। जैसे आपने बोला आपका हेल्दी रिलेशन है और आप बहुत ध्यान देते हैं, अक्रॉस द कंट्री आपके पब्लिशर्स से रिलेशन है। जी जी, बस एक सवाल तो इसका एक मैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट जानना चाहती हूँ क्योंकि एक फ़ीस होती होगी, आपका एक रेम्यूनरेशन होता होगा जो जाहिर सी बात है लेखक को अफोर्ड करना होता होगा। तो क्या आपको लगता है कि मतलब हर लेखक जो चाहता है कि उसके पास कंटेंट तो अच्छा है लेकिन वो पहुंचना चाहता है, वो अफोर्ड कर सकता है आपको? देखिए, हमारा जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है लिटरेरी एजेंट्स का कमीशन, हम वही चार्ज करते हैं। तो वो लेखक के पॉकेट में से इस तरह से जाता है कि जो एडवांस या रॉयल्टी आती है उसमें से हम अपना कमीशन डिडक्ट करते हैं। हम पहले कोई फ़ी नहीं लेते हैं। तो वो भी एक आई थिंक मिसनोमर है।
एडिटोरियल फ़ी अगर कोई एडिट करवाना चाहता है तो अगर हम कहते हैं तो हम ये भी बोल देते हैं कि भैया आपके पास अगर आपका खुद का एडिटर है तो आप बेशक वहाँ करवाइए, हमें सॉलिड चीज़ हाथ में चाहिए, चाहे आप हमसे एडिट करवाना है या किसी और से करवाना है। तो एटलीस्ट स्याही में हमारा किसी तरह का हम प्रेशर नहीं डालते हैं ऑथर्स पे, चॉइस दे देते हैं अगर किताब में पोटेंशियल है बट एडिटिंग ज़रूरी है। सो इवन वी हैव एडिटर्स बट इफ़ यू वांट टू गो एल्सवेयर इट्स फाइन, बट वी डोंट हैव अ रीडिंग फ़ी। हम हर सबमिशन जो आता है इनिशियल फीडबैक हम कभी भी चार्ज नहीं करते हैं। फर्स्ट 3-4 चैप्टर्स पे हर सबमिशन को फीडबैक दिया जाता है। स्याही पे तो एटलीस्ट हम लोग ये कमिटमेंट हमेशा रखते हैं। अब मेरा अगला सवाल आप चारों से है, कॉमन ही है। जैसे उन्होंने बोला कि हम रॉयल्टी से फ़ीस चार्ज करते हैं, हमारे पास मतलब ऐसा कोई अलग से फ़ी नहीं है, लेकिन हिंदी लेखकों और प्रकाशकों के बीच में एक जो पुल है, मतलब रॉयल्टी को लेकर, आप समझ ही रहे हैं, वो अभी तक पुल बन नहीं पाया है, वो पुल टूटा ही हुआ है। मतलब अगर किसी को निकलना भी होता है तो कई बार कई लोग उस पुल के ऊपर जो छोटे मोटे बांस बल्लियाँ लगी हुई उस पर हाथ पकड़ पकड़ के यहाँ से वहाँ जाते हैं। मतलब वो सहारे से ही प्रकाशक और लेखक जो हैं पहुँच पाते हैं। बहुत स्मूथ रोड नहीं है कि आप एक एसयूवी लें और पहुँच जाएं। और जबकि अभी इतनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो गई है कि पहले बहुत सरकारी खरीद पर चूँकि प्रकाशक भी निर्भर रहते थे और ज़्यादा उनकी वहीं पर जाती थी किताबें, लेकिन अब चूँकि ऑनलाइन भी इतना बिकता है तो पता चलता है कि किसकी क्या बिक रही है किताबें या किसका रिस्पॉन्स कैसा है मार्केट में। तो मैं अशोक जी से जानना चाहूँगी कि ये ब्रिज कब बनेगा ताकि वो जो रॉयल्टी वाला इशू है वो अगर सॉर्ट आउट हो तो लोग स्याही तक पहुँच पाएँ। जो लिटरेरी एजेंट वाली बात है, ये औपचारिक अनौपचारिक रूप से हिंदी में तो हमेशा से है और भाषाओं में भी होगी। कई बार मतलब ये नए लेखकों की मदद के लिए पुराने लेखक हमेशा आगे आते रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, राग दरबारी की मैन्युस्क्रिप्ट भगवती चरण वर्मा लेकर के राजकमल आए थे। उन्होंने कहा था कि इसे छापो, ये छपी। इसी तरह से और तमाम किताबें हैं। आज भी लेखक नए लेखकों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के काम करते हैं। कई बार ये सिर्फ अच्छी किताब, अच्छे लेखक को सामने लाने के लिए होता है, कई बार वो एक कुछ अपना फ़ायदा उठाने के लिए भी हो जाता है, लेकिन ये चीज़ हमेशा से है। रॉयल्टी की बात जहाँ तक है, और मतलब एजेंट वाली बात पे एक बात और मुझे लग रही है कहनी, लिटरेरी एजेंट की बहुत अच्छी भूमिका हर भाषा में हो सकती है। हमारे यहाँ हिंदी में भी बहुत अच्छी भूमिका हो सकती है। अभी हो क्या रहा है कि लिटरेरी एजेंट सिर्फ बड़े लेखकों की किताबों पर फोकस कर रहे हैं। बड़े लेखक उन्हें किताब देते हैं और वो उसके बारे में आगे बात करते हैं। अगर ये हो जाए कि वो नए लेखकों की किताबों को लेकर के प्रकाशक से बात करें या नए लेखक की किताब को संवारने की कोशिश करें, और या नए विषय, जिन विषय पर किताब की ज़रूरत है, लेखक से बात करके उस विषय पर किताब तैयार कराएं और उसे प्रकाशक के पास ले जाएं और प्रकाशित कराने की कोशिश करें, तो ये बहुत अच्छी किसी भी भाषा के लिए, किसी भी लेखक के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो तो है किताब की बिक्री। एक ये जो पूरा जो हमारा प्रकाशन का काम है, पुस्तक का काम है, वो इसका ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज की तरह से काम करता है। लेखक, प्रकाशक, पाठक, 3 कोने इसके हैं और तीनों के बीच में ही पूरा सर्किल चलता है। पाठक इसकी बड़ी धुरी है। अगर आप लेखक को चाहते हैं, लेखक को बढ़ाना चाहते हैं, तो पाठकों मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेखक की किताबें और सही किताबें आप लेंगे तो उसका हिस्सा लेखक के पास, प्रकाशक के पास, सबके पास जाएगा। तो पाठक को मजबूत करना, पाठक के पास किताबों की जानकारी देना बड़ी चीज़ है। रॉयल्टी की बात अभी कही, मुझे लगता है कि ये रॉयल्टी वाला इशू तो हर जगह है, कहीं ना कहीं। मतलब हर लेखक को लगता है कि भाई मेरी किताब, अब फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर वो अगर हम लाइक्स को ही किताब की बिक्री मान लेते हैं तो ये मतलब कहीं भी कोई पहुंच नहीं सकता।
मतलब किताब देखी आपने और ये मान लिया कि उसने कहा लाइक कर दिया और ये किताब बिक गई, ऐसा कभी होता नहीं है। इसीलिए आजकल ये ज़्यादा बात हो रही है। अगर मतलब हमारे काम में विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अगर विश्वास एक दूसरे के ऊपर है तो सब बहुत अच्छा है, नहीं है तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप कोई तरीका अपना करके हम जैसे राजकमल प्रकाशन, हम हमेशा हर चीज़ के लिए खुले हैं। अगर किसी लेखक को कभी भी ये लगता है कि उसकी किताब ज़्यादा बिकी और उसे कम बताई जा रही है तो कभी भी आके इसकी जांच कर सकता है। हमेशा हमने बार बार ये कहा है, हर हिसाब में एकदम पारदर्शी है। आप आ कर के देखिए और इसको चेक करिए। मतलब हम आपके साथ बिल्कुल एक हमारे जितने भी लेखक हैं, चाहे वो नए हैं चाहे वो पुराने हैं, एक परिवार की तरह से, एक दोस्त की तरह से उनके साथ व्यवहार करते हुए हर चीज़ के लिए खुले हुए हैं। और कई बार अब मुझसे ये मेरे लिए ये कह दिया जाता है कि भाई उनसे बात करने में संकोच होता है, तो अब तो मैं बहुत पीछे रह के काम करता हूँ। हमारी जो नई टीम है, नए जो हमारे संपादक हैं और जो नए लोग हैं, वो हर चीज़ सारे काम वही करते हैं और सब चीज़ें खुली हुई हैं। कभी भी आप आइए, कुछ भी जो भी आपको लगता है उसको देखिए और अपने मतलब किसी भी विवाद तक बात जाने से पहले ही उसका हल निकाल लिया जाए। कोई दिक्कत किसी चीज़ में मुझे नहीं लगती। I just want to say one more thing is कि एक लिटरेरी एजेंट वेट करता है कि किताब उसके पास सबमिट हो, तो चाहे वो नामी ऑथर हो या नहीं हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्याही में एक रूल है, मैं सिनॉप्सिस नहीं देखती हूँ, मांगती ज़रूर हूँ पर खोलती नहीं हूँ, और ना मैं ऑथर की प्रोफाइल पढ़ती हूँ। मैं सीधे जाके डॉक्यूमेंट पे क्लिक करती हूँ, बिकॉज आई अप्रोच एवरी बुक विद अ ब्लैंक माइंड। तो मेरे लिए ना नाम और ना सिनॉप्सिस का कोई मतलब है, मैं सिर्फ ये देख लेती हूँ कि लिखा क्या है। तो द नेम डजेंट मैटर, इट्स द राइटिंग दैट मैटर्स। एंड हम लोग नर्चर कर रहे हैं। मेरे पास अभी किशनगढ़ और अजमेर के राइटर्स के सबमिशंस आए हुए हैं, चैप्टर्स पढ़े जा रहे हैं, उनको फीडबैक दिया जा रहा है। एज आई सेड कि हम लोग क्योंकि चुपचाप काम करते हैं तो पता नहीं चलता है और हम नंबर्स में बिलीव नहीं करते हैं, तो वी ग्रो ऑर्गेनिकली। यू हैव टू फॉल इन लव विद द बुक, यू हैव टू नो कि पब्लिशर ले लेगा तो हम कमिटमेंट करते हैं, नहीं तो हम मना कर देते हैं साफ साफ ट्रांसपेरेंटली कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, अभी मार्केट इस चीज़ के लिए सही नहीं है। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में, एक ऑथर लिटरेरी एजेंट की रिलेशनशिप में, ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी। तो उसके लिए तो मैं हमेशा बहुत बहुत फ्रैंकली बात करती हूँ। मेरा अगला सवाल मीता जी से, जैसे अभी अशोक जी ने बोला कि मतलब भगवती चरण वर्मा जो थे वो लेकर आए थे उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट और लेखक वो भी करते हैं, लेकिन जो अशोक जी कह रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक तरह से रेकमेंडेशंस हैं, मतलब वो प्रोफेशनल ढंग नहीं है, क्योंकि रेकमेंडेशंस तो एक या दो लोगों की जा सकती है, लेकिन लिटरेरी एजेंट तो जैसे अभी मीता जी ने कहा है कि वो ऑथर को नहीं देखती हैं, वो सिर्फ कॉपी टेक्स्ट देखती हैं कि क्या लिखा गया है। तो क्या आपको ऐसा कोई आपका लेखक जो लिटरेरी एजेंट के थ्रू आया हो, ऐसा कोई हिंदी का बड़ा लेखक आपको याद आता है, या आपके पब्लिकेशन से कोई आया है, या किस ढंग से आते हैं लोग तो आप छापते हैं? देखिए, हमारे पास कोई हिंदी का लेखक अभी तक लिटरेरी एजेंट के थ्रू तो नहीं आया। या तो वो खुद अप्रोच करते हैं, या जैसे अशोक जी ने कहा एक लेखक किसी दूसरे को रेफरेंस देता है, और अल्टीमेटली रेफरेंसिंग एक बहुत ज़रूरी टूल है जिसके थ्रू नेटवर्क बढ़ता है। और कई बार मुझे कोई लेखक पसंद है, मैंने लेखक को कहीं बोलते सुना, किसी शायर को कहीं अपना कलाम कहते सुना, तो मैं भी अप्रोच करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगेगा कि अगर वो लेखक हमारे यहाँ से छपे। तो वो हर किस्म से वो प्रक्रिया होती है। और आजकल तो बहुत है कि सभी पोस्ट करते रहते हैं, आपको ईमेल करते रहते हैं। और मेरा तो ये होता है कि मैं हर पांडुलिपि पढ़ के ही निर्णय करती हूँ, बिना देखे नहीं मैं हाँ या ना कहती। और इसलिए मैं भी कहती हूँ कि जी आप पूरी पांडुलिपि हो जाए तभी भेजें,
तो उसको पढ़ के तभी निर्णय होता है। जैसे वैशाली जी से मैं जानना चाहूँगी, ट्रांसलेशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, बहुत बड़ा पहलू है। आपने बोला अंग्रेज़ी से आपने शुरू किया और अभी आप हिंदी भी देख रही हैं, और पाठक वर्ग जो होता है हिंदी का, हम चाहे कितना भी कहें कि नहीं एक लाइन नहीं है या ब्लर हो गई है, पर एक हिंदी का रीडर अलग है, उसका कंटेंट का चॉइस अलग है, अंग्रेज़ी के कंटेंट का चॉइस अलग है, बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अनुवाद की भूमिका को आप कहाँ देखती हैं? मतलब किस तरह, मतलब हिंदी से अंग्रेज़ी में कुछ चीज़ें अनुवाद आपके यहाँ हुई हैं, मैंने देखा है अंग्रेज़ी से भी हिंदी में अनुवाद होती हैं, तो उसका क्राइटेरिया आप क्या रखती हैं कि अनुवाद हो ताकि वो कभी कभी होता है ना इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकें, या कम से कम क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद के लिए ज़रूरी होता है कि कोई बांग्ला में करना चाहता है तो वो सीधा बांग्ला नहीं होता, तो कई लोग अंग्रेज़ी से बांग्ला कर देते हैं, हिंदी से अंग्रेज़ी हुआ, अंग्रेज़ी से बांग्ला हुआ, तो उसका जो एक पूरा प्रोसेस होता है वो किस तरह आपके पब्लिकेशन हाउस में आता है? तो अभी हम 2 तरीके के ट्रांसलेशंस छापते हैं। एक तो हमारी किताब है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से आती हैं, जैसे हमारे पेंगुइन इंटरनेशनल से आया या किसी और पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबरी इंटरनेशनल से आया। तो उसमें भी जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया में है जो यंग रीडर्स की है, जो लोग रेफरेंस के लिए और ऑथर्स को पढ़ना चाहते हैं। अब कभी कभी मुझे लगता है कि मार्क्स को जितना इंडियंस ने पढ़ा होगा शायद ही किसी ने किया होगा, और अभी भी मार्क्स को उतना कोट करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो पॉलिटिकल किताबें हैं, जो रेफरेंस की किताबें हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो विश्व साहित्य में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए हम लोग इंटरनेशनल लिटरेचर को ट्रांसलेट करते हैं। काफ़ी सेल्फ हेल्प भी है जो हम इंटरनेशनली खरीदते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं। और जो ओरिजिनल हमारा हिंदी में जो होता है, इंग्लिश में जो हमारा होता है, वो भी हमारा काफ़ी सब्सटैंशियल उसमें ट्रांसलेशन रहता है कि मेमोइर्स, बायोग्राफीज़, बड़े पॉलिटिशियंस की बायोग्राफीज़, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जिसमें कि हमें लगता है कि हिंदी के ऑथर्स नहीं हैं या डेवलप होने में टाइम है या उतना रिगर नहीं आया है अभी, जैसे राम गुहा, विक्रम संपत, ये सब जैसे ही ये इंग्लिश में आती हैं, हिंदी के रीडर्स हमसे पूछना शुरू कर देते हैं कि इसकी हिंदी कब आ रही है, इसकी हिंदी कब आ रही है। तो ये तो कई ऑथर्स तो ऐसे हैं जो क्या ऐसा कभी रिवर्स भी हुआ है कि किसी हिंदी की किताब आने पे, उसकी चर्चा होने पे, कभी किसी अंग्रेज़ी के लेखक ने आपसे पूछा हो कि इसका अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन कब आएगा? बहुत कम हुआ है, पर जो हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं उसको बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो कैसे बढ़ेगा, कैसे उस बारे में बात होगी। तो हमारे कई ऑथर्स जो हम हिंदी के ऑथर्स हैं हमारे, और जिनके बारे में हम काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, जैसे अभी हम दीपक आचार्य हैं, उनकी किताब कर रहे हैं, जो करीबन 20 साल से ट्राइबल लोगों के बीच में रह रहे हैं, उनकी कैसा उनका खान पान है और कैसे उस नेचुरल वे से आप अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं। तो जब हम इन किताबों के बारे में हम जितना बात करेंगे, जितना हम एक्साइटेड होंगे एज अ पब्लिशर और हम लोगों तक उनको पहुंचाएंगे, तभी ऐसा होगा कि लोग कहेंगे कि हाँ भाई इसका इंग्लिश करो, क्यों नहीं करो। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग ने कर दिया, हिंदी का निकाल दिया बाहर और फिर हम बैठे हैं, नहीं। उस किताब के बारे में बात करना, उसे आगे बढ़ाना, ऑथर को आगे बढ़ाना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है आज के ज़माने में। क्योंकि एज अ पब्लिशर आप देख लीजिए कि हम सिर्फ 4 जने यहाँ बैठे हैं, और आप खुद सोच के देखें तो कितने सारे पब्लिशिंग हाउसेस हैं। हम लोग खुद इंग्लिश में हम लोग 150 किताबें हर साल निकालते हैं, हिंदी में हम लोग 50 से 70 के बीच में किताबें निकालते हैं, और इसमें री इशूज़ और वो सब री जैकेट्स और वो सब है नहीं। तो हम लोगों की बैकलिस्ट ही कम से कम जो एक्टिव रहती है वो 10,000 की किताबों की है। तो अगर आप शेल्फ़ को इमेजिन करें तो वो पटी पड़ी है इन किताबों से। तो अब ये कौन सी, ऐसा नहीं हो सकता कि हर पब्लिशर हर किताब के बारे में काम करे, पर एज अ पब्लिशर ये हम ज़रूर करते हैं कि जिस किताब में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ज्ञान है या उसका इस तरीके का कंटेंट है कि उससे इंग्लिश रीडर बेनिफिट करेगा या ये चीज़ दिखानी है इनको, तो हम वो ज़रूर करते हैं। मेरा सभी श्रोताओं से भी अनुरोध है कि अगर कुछ पूछना चाहें तो प्लीज़ अपना कागज़ पे लिखकर मुझ तक सवाल पहुंचा दें, तो मैं पूछूंगी, ताकि आप लोगों के अंदर भी काफ़ी जिज्ञासाएं होंगी। अगर कोई सवाल आप पूछना चाहें तो हम इसको सेशन को ओपन भी रखेंगे। मेरा अगला सवाल शैलेश से है। चूँकि अब किताबें सिर्फ छापना ही पर्याप्त नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था,
तो अभी लेखकों को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, किताबों को खासकर, किताब प्रमोट होगी तो अपने आप लेखक भी प्रमोट होगा। अभी अमेज़ॉन ऑडियो आ गया है, ऑडियो बुक्स हैं, पॉडकास्ट हैं, वेब सीरीज़ बन रही हैं, कई तरह की चीज़ें हैं जो नई नई तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें आपकी कहानी उठा ली जाती है, फिर वो लोग स्क्रीन प्ले लिखवा लेते हैं। तो अल्टीमेटली नाम एक लेखक का ही होता है कि इस लेखक की किताब पर या इसके उपन्यास पर, इसकी कहानी पर ये फिल्म बनी। तो मैं शैलेश से जानना चाहती हूँ कि जो न्यू मीडिया है, मतलब जो नए माध्यम हैं जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें आप अपने लेखकों को कैसे प्रमोट करते हैं या कैसे पहुँचते हैं ताकि उनकी रीच बढ़े, या आपको लगता है कि इससे रीच वाकई बढ़ती है लेखक की? अभी वो लिटरेरी एजेंट वाली बात पे मैं एक बात जोड़ूंगा। जैसे इन्होंने कहा सर ने, वही उसी बात को एक्सटेंड करते हुए कि आम तौर पे ज़्यादातर प्रकाशक, मुझे ऐसा लगता है हिंदी के, कि वो अपने लेखकों के लिए खुद ही लिटरेरी एजेंट की तरह काम करते रहे हैं। मतलब खुद ही करने का मतलब यहाँ पर है कि उनकी मुद्रित किताबों के लिए तो वो खुद एजेंट नहीं बन सकते, लेकिन जैसे आपने अभी दूसरे मीडियम बोले कि जैसे ई बुक्स है, ऑडियो बुक्स है, या मान लीजिए उसको जैसा कि OTT एंड वो जो आप स्क्रीन की बात करते हैं, बिग स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन, तो उसमें उसको पहुंचाने में अभी तो हिंदी में कम से कम भूमिका प्रकाशकों की ही है। मतलब मैं उसमें अपने आप को केवल नहीं शामिल कर रहा हूँ, सभी प्रकाशक ही अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि इन जगहों पर वो नेगोशिएट करें। वहाँ पे आमतौर पे लेखक नेगोशिएट नहीं कर रहा होता है, पब्लिशर नेगोशिएट कर रहा होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हाँ, जैसे अभी इन्होंने कि अभी जैसे मानव कौल की अब पेंगुइन के साथ एक किताब आ रही है और शायद कई सारी भी आएंगी आगे आने वाले समय में इंग्लिश में, मतलब यहाँ मैं ट्रांसलेशन भी जोड़ूंगा। तो उसके लिए सारा नेगोशिएशन, सारी बातचीत मतलब हिंदी में नहीं की, मैंने की। और ऐसा नहीं है कि उसमें मेरी कोई मतलब परसेंटेज की भूमिका है, तब भी तो आम तो, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि संस्थागत तरीके से हिंदी में एजेंट की मौजूदगी नहीं है। उसकी वजह क्या है, जो इन्होंने बोली या आपने जो रॉयल्टी वाली बात बोली, जैसे आम तौर पे हिंदी की 95% से अधिक पुस्तकें तो 500 कॉपी के संस्करण में छपती हैं। मतलब ये तो सच्चाई है, मतलब मैं सारी नहीं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन 95%। अमूमन एडवांस रॉयल्टी किस बेसिस पे दी जाती है? पहले संस्करण में प्रकाशक जो कॉपियाँ छाप रहा है उसके अगेंस्ट जो रॉयल्टी बनेगी एक्चुअल, उतनी ही दे सकता है। आपसे अकाउंट भी आपसे सवाल करता है, जैसे ये किसी की किताब 2000 कॉपी का छाप रहे हैं तो ये 2 लाख कॉपी का नहीं दे सकते। इनसे पूछा जाएगा कि आपने ये किस बेसिस पे दिया, ऑडिट में फेल हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे। तो जब आप 500 कॉपी का एडवांस मैक्सिमम कितना हुआ? 10,000 रुपये, 12,000 रुपये। उसमें मीता जी का कमीशन कितना हुआ? अगर 20% भी है तो 2,000 रुपये। तो मीता जी भी क्यों उसमें इंटरेस्टेड होंगी और वो लेखक भी उसमें कितना इंटरेस्ट लेगा? मतलब ये एक व्यवहारिक है। मैं कह रहा हूँ आइडियली अगर इनके लिए नंबर बहुत बड़ा हो जाए कि ऐसे इनके पास 10,000 लेखक हो जाएं और हर लेखक से इनके पास 500 रुपये की भी फीस आ रही है तो वो बहुत बड़ा अमाउंट होगा, लेकिन ये तात्कालिक रूप से संभव नहीं है। तो अब इसके आगे वाली जो बात आपने कही कि उसमें हम कैसे करते हैं, तो वैसे ही करते हैं कि जो जो एवेन्यूज़ हैं अवेलेबल, जिनके बारे में लोगों को पता चल गया है या कोई नई संभावनाएं हैं, तो वहाँ पर हम अपनी तरफ से प्रपोजल भेजते हैं कि हमारे पास ये पुस्तकें हैं और ये चीज़ें हो सकती हैं, इस पे फिल्म बन सकती है। जैसे कि अभी शायद यहाँ मीता जी हैं, वो NFDC का फिल्म बाज़ार लग रहा है वहाँ पर गोवा में, तो वहाँ पे पब्लिशर्स को भी आमंत्रित किया गया है, उसमें बहुत सारे पब्लिशर जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ तो वो लेखकों की किताबें लेके जाएंगे। उसमें जो प्रकाशक का कमीशन है वो समझ लीजिए कि वो लिटरेरी एजेंट का कमीशन है, उसको इस तरह से ले सकते हैं। एक बात मैं इस बात को जोड़ना चाहूँगी। आई नो दैट पब्लिशर्स खुद लेके जा रहे हैं और आप लोग प्रमोट कर रहे हैं इन डिफरेंट मीडियम्स लाइक ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट, स्क्रीन अडेप्टेशंस, बट the point that is being missed is the professionalism and the specialization जो required है आज के ज़माने में, कि हर चीज़ contractual है, हर चीज़ का एक process है, authors की rights protect होनी ज़रूरी है, intellectual property management is a recognized field, और ये चीज़ जिस तरीके से professionally एक literary agent संभाल पाता है, publisher अपनी तरफ से फुल रिस्पेक्ट। ये लोग, मैं इन सबके साथ काम करती हूँ, शैलेश जी के साथ अभी तक नहीं किया है, बट अशोक जी के साथ, मीरा जी के साथ, वैशाली के साथ, दे वर्क वेरी हार्ड। आई एम सल्यूटिंग ऑल ऑफ देम
कि ये लोग खुद बिल्कुल सेल्फलेसली अपनी किताबें ले जाकर इन वेरियस अदर मीडियम्स में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे फिर वो फिल्म बाज़ार में लिटरेरी एजेंट्स को भी इनवाइट किया गया है। But what I'm saying is that these are the processes and these are the steps and this is a very very professional field कि वो ज़माना अब चला गया है कि वर्बल कमिटमेंट पे आप बात करें, वो नहीं कर सकते अब। You have to have your paperwork, your documents, your processes, your legal procedures absolutely followed and the author has to be protected। तो चाहे वो 500 कॉपीज़ का कमीशन मेरे पास 2000 का आया है, मैंने 10,000 में भी किताब एडवांस में हाँ किया है, क्योंकि स्याही का वो कमिटमेंट है कि हम भाषाओं को के साथ काम करेंगे। तो हम भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हम और वैशाली ये जानती है कि आई एम नॉट वन ऑफ दोज हार्ड कोर नेगोशिएटर्स। मैं काफ़ी आसानी से मान जाती हूँ। आप सब लोगों के लिए अच्छी खबर है। बट मैंने 2000 रुपये का कमीशन भी एक्सेप्ट किया है। फॉर द रिकॉर्ड आई एम पुटिंग इट आउट देयर बिकॉज समटाइम्स यू फील दैट द बुक इज़ सो गुड दैट इट नीड्स टू बी देयर। एंड कई दफ़े नामी लेखकों की भी किताबें ट्रांसलेशन में अगर मेरे को पब्लिशर बोलता है कि मेरे पास एडवांस देने की क्षमता नहीं है, मीरा जी, अशोक जी अपने कान बंद कर लीजिए, मैंने हाँ की है। सो ऐसी बात नहीं है। यू बी फ्लेक्सिबल विद द कंटेंट बेसिकली। आई थिंक द पॉइंट सेलेस्ट जी जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि पहले किताबों के जब हम राइट्स लेते थे तो सारे राइट्स ले लेते, सारे लैंग्वेजेस, ऑडियो, ई बुक, सब कुछ ले लेते थे, पर होता कुछ नहीं था। ऑथर को कि पता था कोई लैंग्वेज ट्रांसलेशन नहीं होने वाला, कोई पिक्चर नहीं बनने वाली, कोई सीरीज़ नहीं बनने वाली, कुछ नहीं होने वाला। पर अब क्या हो गया है कि माहौल बदल गया है, अब हर चीज़ होती है। अब शुरू में हमने ई बुक्स बनानी शुरू की, फिर अब ऑडियो मैंडेटरी हो गया, पहले सोच भी नहीं सकता था कोई कि ई बुक्स होंगी। तो ये सब चीज़ें इसलिए हुई हैं क्योंकि ये अब कंटेंट की इतनी आवश्यकता है फिल्म वालों को, यूट्यूबर्स को, सबको, कि वो अब किताबों की तरफ देखते हैं कि भाई हम यहाँ से क्या ले सकते हैं। और सबसे आसान तरीका फिल्म वालों को भी यही लगता है कि किसी किताब के राइट्स खरीदो और फिर उसकी फ़िल्म बना दो, तो उससे सब बेनिफिट करते हैं। बट एक चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि लिटरेरी एजेंट्स वो जो गैप है वो फुलफ़िल ज़रूर करते हैं। इसलिए जब राइट्स आते हैं तो लिटरेरी एजेंट्स हेल्प करते हैं क्योंकि उनकी आउटरीच होती है। पर हर लिटरेरी एजेंट हर किताब नहीं लेता, और जितने सबमिशंस, मतलब मैं खुद बोलूँ तो मेरे पास कम से कम 10 से 15 सबमिशन पर वीक आते हैं। दैट्स पर्सनल सबमिशन। तो कभी कभी मुझे लगता है लिखने वाले ज़्यादा हैं और पढ़ने वाले कम हैं। काश उल्टा होता। बट इतना आता है, तो जब आता है तो जैसे हम लोग हर जना हर चीज़ को नहीं देख सकता, तो हम सब एक तरह से समझिए आंखें हैं लेखक के लिए, और जहाँ हमें मौका, जहाँ हमें वो मिलता है, हम सब अपनी तरफ से बहुत पैशनेटली इसको करते हैं। और पब्लिशिंग में बहुत पैसा नहीं है, फॉर श्योर पैसा नहीं है, ये ज़्यादा पैशन के उस पर चलती है, ये कमिटमेंट पे चलती है, इंटेग्रिटी पे चलती है। और अगर जैसा मीता ने कहा कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके पास अकाउंट स्टेटमेंट क्या आ रहा है एज एन ऑथर। द वे वी डील विद आवर ऑथर्स इज दैट वी गिव देम हाफ ईयरली अकाउंट, क्वार्टरली अकाउंट स्टेटमेंट्स एंड हाफ ईयरली अकाउंट स्टेटमेंट्स, और उससे ऑथर को पता लग जाता है कि कौन सी किताब कितनी कहाँ बिकी। तो और उनका ये शक दूर करना कि भाई ज़्यादा किताबें बिक गई हैं पर उनको उतनी रॉयल्टी मिली है, ये भी एक पब्लिशर के आजकल काम में आ जाता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि लाइक्स हैं, तो लोग सोचते हैं अरे बहुत पॉपुलर हो गई किताब, पर वो लाइक्स कितने कन्वर्ट हुए, उसका ROI क्या आया उन लाइक्स का, वो भी एक अलग ही चीज़ रहती है। हमारे जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें हर चीज़ अलग अलग बहुत स्पष्ट लिखी होती है कि ई बुक के लिए ये है, ऑडियो बुक के लिए ये है, या किसी भी चीज़ के लिए अधिकार दिया जा रहा है तो ये है। अब जैसे जैसे स्थितियाँ बदल रही हैं, ई बुक, ऑडियो बुक, फिल्म, तमाम प्लेटफॉर्म्स की बात आ रही है,
तो हर चीज़ के लिए एग्रीमेंट में स्पष्ट है कि ये लेखक का है, ये प्रकाशक का है और ये इस तरह से काम होगा। ज़रूरत के हिसाब से प्रकाशक अपने यहाँ व्यवस्थाएं बना रहे हैं। जैसे शैलेश जी ने कहा कि ये सारे काम देखते हैं, तो एग्रीमेंट से ज़्यादा महत्वपूर्ण कमिटमेंट है। जैसे वैशाली जी ने कहा कमिटमेंट, तो हम अपनी किताब के साथ, अपने लेखक के साथ कमिटमेंट के साथ बात करते हैं। एक पूरा विभाग हमारे यहाँ ये काम करता है जो राइट्स के लेन देन का काम करता है। हमारे जो उसके साथ टीम है, अलिंद हमारे यहाँ ये सारा काम देखते हैं। पूरा हर चीज़ ट्रांसपेरेंट लेखक से बात करके सब की जाती है। एक जो अनुवाद वाली बात अभी हो रही थी, अभी तक कुछ समय पहले तक ये एक तरफा था। तमाम अंग्रेज़ी से और भाषाओं से अनुवाद हिंदी में होते थे, हिंदी से अनुवाद बहुत कम होते थे। अभी ये होने लगा है कि हिंदी की किताबें मांगी जाती हैं, इसका हम अनुवाद करना चाहते हैं, अंग्रेज़ी में भी और दूसरी भाषाओं में भी। इसके उदाहरण बहुत हैं। अभी जैसे उसने गांधी को क्यों मारा, वैधानिक गल्प, कीर्तिगान, आज़ादी मेरा ब्रांड, ये किताबें ऐसी हैं जो तमाम भाषाओं में अनुवाद के लिए मांगी गई हैं और अंग्रेज़ी में भी इनको मांगा गया है और अनुवाद छपे भी हैं और छप रहे हैं। तमाम चीज़ें ये चल रही हैं और मेरा मतलब इसमें मानना यह है कि जब हम सारी चीज़ों को देख के चल रहे हैं तो वो मतलब एक प्रकाशक किताब के साथ जितनी आत्मीयता, जितना लगाव, जितना जुड़ाव महसूस कर सकता है, शायद दूसरा कोई नहीं कर सकता। जैसे मेरा सवाल आप दोनों से ही रहेगा। पहले मैं मीरा जी से जानना चाहूँगी कि आप लोग जैसे बता रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी है, लाइक्स को आपने बोला कि कन्वर्ट कितने होते हैं, मीता जी बता रही हैं कि हम सबसे बात करते रहते हैं, मतलब एक अलग तरह से मैं समझ पा रही हूँ। जैसे वैशाली जी ने बोला कि नहीं क्या अनुवाद होगा, कैसे कंटेंट जाएगा, लेकिन जो लोग लिख रहे हैं, जिनकी किताबें किसी प्रकाशक ने छाप दी है, प्रकाशन से आ गई हैं, अंततः मतलब एंड ऑफ द डे जिसको बोलते हैं, बड़ा शैलो सा स्टेटमेंट है ये, लेकिन आखिरी दिन उनका यही रहता है कि हमने किताब लिखी और इन लोगों ने कार खरीद ली, इन लोगों ने घर बना लिया, ये लोग ऐसे हो गए हैं। तो ये जो गैप है, ये गैप क्यों नहीं भर पा रहा है? इसका क्या कारण है, क्या कमी है? क्या हो सकता है कि ये जो गैप है ये भर जाए, जो लेखकों के मन में ये ना आए कि मतलब हम लोगों ने लिखा, हम लोगों ने मेहनत की, लेकिन हमें उसका उतना ड्यू नहीं मिला। ये क्या वजह है उसकी? देखिए, अब जैसे मैं इसको पर्सपेक्टिव में कहूँ, लेखक ने एक किताब लिखी और वो सोचता है कि मैं इससे एक चेतन भगत जैसा रॉयल्टी लेनी शुरू कर दूं। अगर हम चेतन भगत का ही करियर ग्राफ देखें तो कितना लंबा है वो, कितनी किताबें लिखी हैं। जब उन्होंने शुरू किया था, आई थिंक 3.1 या 5.1 रूपा से, आज से शायद 20-25 साल पहले, तो हम वो यात्रा नहीं देखते। हम केवल आज देखते हैं कि आज चेतन भगत यहाँ है। या किसी और भी फील्ड में देखिए, विराट कोहली को देख लीजिए, किसी को देख लीजिए, हम उसके पीछे जो बरसों की लगन होती है, जो मेहनत होती है, तो ये तो कोई लेखक होता है जो पहली किताब से ही बहुत हिट हो जाए और बहुत ज़्यादा वो किताब बिके। अक्सर आप देखेंगे, किसी भी लेखक को देख लीजिए, कोई भी लेखक ले लीजिए, अमृतलाल नागर ले लीजिए, कमलेश्वर ले लीजिए, उनके कितने बरसों की, दशकों की लेखन है और उसमें भी हर किताब उसी बराबर नहीं बिकती। तो ये एक सच्चाई है जिसे हमें समझना चाहिए और मानना चाहिए। फिर इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि अगर रॉयल्टी बिक्री से जुड़ी है, जैसे अशोक जी ने कहा, लाइक्स को रिलेट कर लेते हैं। हमारे पास लेखक आएंगे, अमूमन लेखक, नए लेखक, कि जी आज तो इतनी स्पाइक करी हुई है रीडरशिप, लेकिन अगले दिन क्या होता है, उसकी रैंकिंग ड्रॉप कर जाती है। सॉरी, नॉट रीडरशिप, रैंकिंग। आप एक दिन रैंकिंग मैनिपुलेट भी कर सकते हो क्योंकि 10-20 लोगों ने उसको लाइक कर दिया, लेकिन असल मापदंड है कि बिकी कितनी। इसका बहुत एक अच्छा ट्रांसपेरेंट है। आप किसी पुस्तक मेले में चले जाइए और देखिए कौन सी किताब बिक रही है। तो और ये आज से नहीं, मुझे पुराने लेखकों का भी कई बार आता है
जी मेरे रिसर्च स्टूडेंट्स हैं वो ये किताब मांग रहे हैं, इसका मतलब बहुत बिकनी चाहिए, तो आप तो नहीं छाप रहे या इतनी सेल नहीं होती। एक या दो क्वेरी से ये मतलब नहीं है कि हज़ारों में बिकेगी, क्योंकि प्रकाशक का भी इंटरेस्ट तभी सर्व होता है अगर वो किताब बेचे और उसके बदले उसको पैसा मिले। छाप के गोदाम में रखने से तो किसी को लाभ नहीं है। तो जो लेखक और प्रकाशक दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि किताब बिकेगी तो क्यों नहीं रॉयल्टी देंगे, क्योंकि अगर आगे किताब चाहिए तो लेखक को भी मतलब संतुष्ट मैं वही गैप की बात कर रही हूँ कि ये गैप मिट क्यों नहीं पा रहा है। मतलब ये जो नोशंस हैं कि हमने लिखा आपने कमाया हमें नहीं दिया, ये वाला जो गैप है ये कैसे हट सकता है, मतलब नहीं, ये इसे देखिए, बहुत कैसे simple- इरेज कर सकते नहीं, हैं। एक चीज़ है कि हम इसको पर्सपेक्टिव में फिर से लें। अगर रॉयल्टी जो भी एक्स परसेंटेज है, 7 है, 10 है, वो एक परसेंटेज है, बाकी सारा रिस्क किताब को छापने से लेके किताब को सब जगह पहुंचाने पर, किताब नहीं बिकी वापस लेने पर, वो सब तो प्रकाशक उठा रहा है। तो जो लेखक को जो रॉयल्टी है वो अगर ऑनेस्टली मिल रही है तो कोई गैप का सवाल नहीं है, क्योंकि अगर 100 रुपये पे 10% रॉयल्टी है तो लेखक को तो 10 ही मिलेगा ना। तो अगर ये स्पष्टता है तो मुझे नहीं, मतलब ये समझ का फेर है, आप कहना चाह रहे मुझे नहीं लगता। नहीं, समझ का नहीं। एक बात मैं इसमें बोलना चाहूँगा, जो इतने 10-12 साल में दिखलाई पड़ा कि संवादहीनता है शायद, मतलब ऐसा हमारे ऊपर भी बहुत सारे लोगों को संदेह है और उस संदेह की वजह शायद संवादहीनता है। तो हम सभी प्रकाशकों को ना शायद कोई अब एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। ज़्यादातर लेखकों को प्रकाशन तंत्र कैसे काम करते हैं इसकी ठीक समझ नहीं है। मतलब कहाँ पर किसका कितना रिस्क है, किताब छपाई का क्या व्यय है, क्या एक वर्कशॉप हो जानी चाहिए? नहीं, एक वर्कशॉप नहीं, सीरियल्स ऑफ वर्कशॉप करने पड़ेंगे तब जा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है। जो आपने सवाल किया वो सब लोगों का सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि उनके पास रॉयल्टी नहीं पहुंच रही है या ये किताब यहाँ उपलब्ध क्यों नहीं है। एक लेखक ने मेरे से कहा कि दूसरा संस्करण आ गया तो पहला संस्करण भी कैसे मिल रहा है। तो ये सब वो इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि वो जान नहीं पा रहे हैं कि किताब असल में सेल ऑन रिटर्न है। बिकी तो ठीक, नहीं बिकी तो वापस। मैंने उनको कहा कि 5 साल बाद भी मेरे पास आपके पहले एडिशन की प्रतियां आ सकती हैं, क्योंकि हमने जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर और पुस्तक विक्रेताओं से अनुबंध किए हैं, जो चलती आ रही परंपरा है, वो सेल ऑन रिटर्न की है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, इसीलिए उनके अंदर संदेह है और वो संदेह धीरे धीरे बढ़ता ही गया है और सभी के ऊपर संदेह है। मतलब रचना जी से अनुरोध है कि अगला वाला सेशन जो होगा वो इस वर्कशॉप पर होगा कि जो संदेह है वो संदेह की वर्कशॉप हो ताकि ये मिट जाए। अब सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, बट पिकिंग अप ऑन व्हाट शैलेश जी वाज सेइंग कि ये जो डिस्कनेक्ट है पब्लिशिंग प्रोसेसेस का, वो जो नॉलेज कम्युनिकेशन है वो बिटवीन ऑथर्स एंड पब्लिशर्स पूरा होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ ये एक्चुअली बहुत रियल फैक्ट है कि आप तो एयरपोर्ट के बुक स्टोर पे खड़े होकर बोल रहे हो कि मेरी किताब नहीं है, मैं खुद एज एन एजेंट खड़काती हूँ फ़ोन उसी टाइम कि भैया ये किताब अभी निकली है, यहाँ पे ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग, कि वो 3 महीने पहले की किताब हो गई तो बैकलिस्ट में चली गई तो रिटेलर ने ऑर्डर नहीं करी, या रिटेलर ने पब्लिशर को पे नहीं किया है तो इन्होंने बाकी आगे के ऑर्डर्स रोक दिए हैं। ये सब चीज़ें ऑथर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग भी एजुकेट करते हैं हमारे ऑथर्स को। पर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, चाहे वो अंग्रेज़ी की किताब हो, चाहे वो हिंदी में हो या किसी और भाषा में हो, एक पब्लिशर का मार्केटिंग बजट हर किताब के लिए कितना है और वो मार्केटिंग टीम कितना एफ़र्ट करती है और मार्केटिंग के साथ सेल्स टीम कितना एफ़र्ट करती है, उस पे वो किताब की सक्सेस बहुत परसेंटेज तक निर्भर है। वो एक हार्ड रियलिटी है। और द वे टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग, द वे द सेल्स एल्गोरिथम्स वर्क नाउ, अपने आप को एक मार्केटिंग टीम हर पब्लिशिंग हाउस में कितना री इन्वेंट करती है, कितना इमेजिनेटिव होती है, उस पर्टिकुलर किताब के कंटेंट को लेकर स्पेसिफिक विजिबिलिटी प्लान क्या बनाती है, उस पे
frankly speaking, it is the hard reality of the day, but we need those marketing budgets. We need dedicated people as publicists for that particular book, even if it's for 3 months, 6 months, whatever. And we need the author also to be as involved. मैं हर ऑथर से ये कहती हूँ, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर आपकी किताब में आप हो. जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, बट हम सब साथ हैं. बट दीज आर हार्ड रियलिटीज़. आप न्यू रीडरशिप कैसे क्रिएट कर रहे हो? एक नए रीडर को जिसको इस लेखक के बारे में नहीं पता है, उसको आप कन्वर्ट कैसे कर रहे हो? सिर्फ फेसबुक के लाइक्स पे हम नहीं डिपेंड कर सकते. दैट्स लाइक अ डिल्यूजन. वो जो ये लोग सब अथॉरिटीज़ यहाँ बैठी कह रही हैं, उनसे मैं सहमत हूँ कि हाँ 200 लाइक आ गई, इसका मतलब नहीं है कि 200 कॉपी बिक गई. इट्स वेरी हार्ड टू कन्वर्ट इनटू सेल्स. दैट्स एग्जैक्टली द चैलेंज टुडे. आप नई रीडरशिप को कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, वो एक चीज़ है जो हम सबको एज अ कम्युनिटी, पब्लिशर्स, एजेंट्स, राइटर्स को मिल के इस चैलेंज को उठाना है और काम करना है इस पर. जैसे चैलेंज की बात की और एज ए कम्युनिटी बात की, तो मैं शैलेश से शुरू करूंगी, मीता जी तक आऊँगी. एक सवाल कि ये जो कन्वर्जन है चीज़ों का, किताबों का, प्रमोशंस का, हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं. अभी तक तो हिंदी में मार्केटिंग बड़ा वैसा समझा जाता था, लेकिन अब हम लोग चूँकि मार्केट करते हैं, प्रमोशंस करते हैं, तो आपको लगता है शैलेश की जो इतने साहित्य उत्सव होते हैं, लिटरेचर फेस्टिवल्स हो रहे हैं, पुस्तक मेले लग रहे हैं, ये आपके राइटर्स को, किताबों को, प्रकाशकों को कुछ फ़ायदा पहुंचाते हैं? मतलब इनका कुछ फ़ायदा होता है? मतलब एक वो स्टार वैल्यू ऐड करते हैं वो उनके. किस मतलब तरह की स्टार वैल्यू? मतलब जैसे टॉक ऑफ द टाउन लगता है ना, जैसे कहीं पे भी लिटरेचर हो, फेस्टिवल हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो भी देख रहा है कि अच्छा यहाँ ये जो कुछ चेहरे चमक रहे हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, अखबारों में उसके विज्ञापन आते हैं, तो लोगों को एक किस्म की अवेयरनेस मतलब हो रही है. और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है अवेयरनेस कन्वर्ट होती है ग्राहकी में. अभी वो कहना मुश्किल है, क्योंकि वो तुरंत नहीं होती. वो तो किसी भी किस्म की मार्केटिंग का जो मतलब तरीका है वो तुरंत कन्वर्जन नहीं लाता, लेकिन लॉन्ग टर्म में कन्वर्जन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है. जो अभी वो मार्केटिंग वाली बात कर रही थी, मार्केटिंग बजट की, फिर से मैं उसमें एक और चीज़ जोड़ दूं. जैसे अमूमन जो आपकी किताब का कवर प्राइस है, उसका फर्स्ट प्रिंट रन है, उससे जो मिलने वाला टोटल नेट वैल्यू है, मान लीजिए 200 रुपये की किताब है, 500 कॉपी छपी, तो टोटल नेट वैल्यू हुई 1 लाख रुपए. तो उसी का कुछ परसेंटेज मार्केटिंग तय करेगा. मतलब अगर कोई किताब 500 कॉपी छपने वाली है तो उसके मार्केटिंग का बजट 5 लाख नहीं हो सकता, उसका मार्केटिंग का बजट 10 या 15,000 या 20,000 ही होगा. तो ये सब कुछ असल में ना इतना मतलब लीनियर है नहीं जितना समझ में आता है. तो कई बार लोगों को इसलिए भी शिकायत रहती है कि मेरी किताब की का प्रचार उस लेवल पे क्यों नहीं हो रहा है. वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी संभावना ही कम देखी जा रही है. मतलब अब आप कहेंगे कि उसमें क्यों संभावना कम देखी जा रही है, वो अपने अनुभव से देख रहा है. जैसे अभी मीरा जी ने कहा, अपने अनुभव से देखता है कि प्रकाशक का जो पूरा तंत्र है. जी इसमें अशोक जी आप एक चीज़ और जोड़ूंगी. फिल्म मतलब ये फेस्टिवल्स हैं, साहित्य उत्सव में किताबों की कीमतों को लेके भी बड़ा रहता है कि मतलब इतनी ज़्यादा कीमत रख दी जाती है कि कई बार लोग अफोर्ड नहीं कर पाते. तो इसलिए मतलब बुक फेयर वगैरह में भी जब लोग जाते हैं, किताब पलटते हैं, देखते हैं 500 रुपये की किताब है, 600 की किताब है, तो वो लोग नहीं खरीद पाते. तो किताबों की कीमतों पर भी आप कुछ बताएँ. हाँ, ये बात बार बार होती है, लेकिन हम सिर्फ किताब की कीमत की बात क्यों करते हैं? हम ये जो शर्ट हमने पहनी हुई है, इसकी कीमत की बात क्यों नहीं करते? कीमत तय तो सब बाज़ार में उपलब्ध चीज़ों के हिसाब से ही होती है ना. कि जो कच्चा माल बाज़ार में उपलब्ध है, सबसे बड़ा कंपोनेंट कागज़ है. कागज़ की कीमत से किताब की कीमत तय होती है. और कागज़ की कीमत इधर पिछले 2 साल में 2 गुने से भी ज़्यादा हो गई है. क्या किताबों की कीमतें उस हिसाब से बढ़ी हैं? मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि किसी किताब की कीमत दुगनी कर दें, जबकि प्रिंटिंग और सब कुछ बढ़ा है. तो ये सब मतलब एक उसकी बात है कि शायद आवश्यकता की बात है. किताब हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ नहीं है. हम बस उसे किताब की कीमत देख के छोड़ दे. और मतलब एक दूसरी तरह से भी देखें हम इसे कि अंग्रेज़ी का पाठक
किताब देख के किताब खरीदता है, कीमत देख के किताब नहीं खरीदता। हिंदी का पाठक किताब भी देखता है, कीमत भी देखता है। तो हमें तो अपने पाठक को ध्यान में रख के कीमत रखनी है। ज़्यादा रखेंगे तो हमें पता है कि किताब और कम बिकेगी, पहले ही किताब की कीमत कम से कम रखने की कोशिश होती है। लेकिन जो मजबूरी है, जो जितना ज़रूरी है उतना तो करना ही पड़ता है, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं। अगर आप अनुपातिक दृष्टि से देखें बाज़ार में चीज़ों के दाम किस तरह से बढ़े हैं, किताब के दाम उस तरह से आपको बढ़े हुए बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आपने जो बात कही अशोक जी, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। आपने कमीज़ के साथ कंपैरिजन किया, मैं तो किसी और चीज़ के साथ कंपैरिजन करती हूँ, क्योंकि जब हम नॉन टेक्स्ट बुक, जो हम जनरल ट्रेड में हैं, तो आप सिनेमा की टिकट के साथ बहुत अच्छा कंपैरिजन करिए। सिनेमा की टिकट आज अमूमन 300 से ऊपर है, उसके साथ आप जाएंगे गाड़ी की पार्किंग कम से कम 50 रुपया, पॉपकॉर्न लेंगे 200 रुपया, एक कॉफ़ी भी ले ली तो आपका एक व्यक्ति का खर्चा 1000 रुपये तक आ जाता है। और वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप 2-2.5 घंटे में कंज्यूम करके ख़त्म, उसके बाद आपके पास उसका कोई बचता नहीं है, सिर्फ एक याददाश्त। वेयरएज़ किताब ऐसी चीज़ है जो आपके पास आई, आप उसको 10 दिन बाद भी रेफ़र कर सकते हैं, 10 साल बाद भी आपके घर में आपके भाई बहन बच्चे माँ बाप किसी और ने भी पढ़ी। तो ये जो एक बहुत गलत कंपैरिजन है और बिल्कुल गलत है कि किताब की जी कीमत से जज करोगे, लेकिन और इसमें मेरा अनुभव बहुत कटु है। बुक फेयर में आएंगे, जी आप इस पर कितना डिस्काउंट दे रहे हो, तो मेरा ये जवाब होता है कि आप आलू टिक्की के लिए खड़े होते हो किसी खोमचे वाले के पास, आप डिस्काउंट मांगोगे? वो आपको 2 टूक की बात सुनाएगा, साहब जी रास्ता नापो। तो किताबों के साथ, हिंदी की किताबों के साथ ये क्यों है धारणा? क्या ऐसा अंग्रेज़ी की किताबों के साथ नहीं है? नहीं, जैसे इन्होंने कहा उतना नहीं है। वहाँ पाठक को अगर किताब चाहिए तो वो पहले किताब देखेगा, वो ठीक है अपनी पॉकेट ज़रूर देखेगा। हाँ, इसमें मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि अंग्रेज़ी और हिंदी के पाठक की जो शायद जेब है उसमें फ़र्क हो सकता है, लेकिन इतना नहीं कि जो हम ये बात करते हैं। क्योंकि मेरा अनुभव है अगर अच्छी किताब हो और आप उसकी सही कीमत रखें, हमारी 600 की भी किताबें बहुत बिकी हैं, तो केवल एक कीमत दायरा नहीं है। और फिर इसका एक और बात है, कीमत कम रखो तो आप रॉयल्टी भी उतनी कम जाएगी, ये भी एक पक्ष है। तो सब पक्ष है और अल्टीमेटली इनपुट कॉस्ट है। जैसे कागज़ इन्होंने कहा, कागज़ के साथ आप कुछ भी देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन, दिल्ली में हो आप मिनिमम वेजेस दोगे, हर 6 महीने मिनिमम वेजेस बढ़ जाते हैं, तो वो सब खर्चे हैं। और अल्टीमेटली वो किताब के जो कवर प्राइस है उसी में से ये सब निकलना है, और वो नहीं निकलेगा तो आप नहीं चला सकते। अल्टीमेट किताब एक प्रोडक्ट है और इट इज़ अ बिजनेस। एंड ऑफ द डे बहुत क्लियर है, कोई ये हमको फंडिंग तो मिल नहीं रही, कोई सब्सिडी नहीं मिल रही, ना कोई हम धर्मार्थ कर रहे हैं, तो ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए, बिजनेस है। हाँ, बिजनेस विद अ पर्पस, ये मैं डेफिनेटली कहती हूँ, जिसमें कोई हर एक की अपनी लगाई हुई बाउंड्रीज़ होती हैं कि हम इस प्रकार की नहीं करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन बिजनेस तो है। बुक फेयर के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि बहुत फायदेमंद रहता है? अच्छा चीज़ है और पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। और वहीं पे जैसे मैंने कहा, लेखक को दूध का दूध और पानी को पानी समझ आता है। कोई लेखक जाके देखे कि आपकी किताब हमने इतनी भी स्टैक कर दी, बिकी या नहीं बिकी, उससे अच्छा कोई रियल मार्केट टेस्ट नहीं हो सकता। वैशाली जी, मुझे क्या लगता है कि अक्रॉस द बोर्ड हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो चीज़ मैं महसूस करती हूँ वो है कि हम लोगों में रीडिंग हैबिट नहीं है। ज़रूरी नहीं समझते हम पढ़ने को जितना कि हम और चीज़ें करना ज़रूरी समझते हैं, मोबाइल डेटा ख़रीदना या कोई गेम खेलना। और एज अ पब्लिशर हम लोग जहाँ भी जाते हैं हम देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं अपने फ्री टाइम में। अगर आप मेट्रो में जाएंगे, लोग क्या कर रहे होते हैं? सीरियल देख रहे होते हैं। कोई इतनी अच्छी जगह है मेट्रो किताब पढ़ने की,
कि आप शांति से एयर कंडीशन उसमें हैं, एनवायरनमेंट में खड़े हैं या बैठे हैं, दोनों स्थिति में आप पढ़ सकते हैं। पर नहीं, सब मोबाइल ही पे ही लगे होते हैं। और ज़्यादा जितना डेवलपमेंट होता जा रहा है उतना हम लोगों का कंसंट्रेशन किताब की तरफ से हटता जा रहा है। हम बेचना तो चाहते पर ख़रीदना कितना चाहते हैं वो है। और दूसरा हमारा मापदंड है कि हमें इस किताब में से क्या मिल रहा है। मेरे को हमेशा, हमारा रीडर बहुत सेल्फिश है, वो हमेशा ये सोचता है कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, किताब कितनी मोटी है और इससे मुझे क्या मिलेगा। तो एक ये परसेप्शन जो है किताब की तरफ वो भी है एक लोगों का। और फिर दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कंपल्सिवली पढ़ते ही हैं, चाहे वो कोई कुछ भी हो। रीडर्स की कमी आप भी महसूस करती हैं कि है? रीडर्स की कमी तो हम हमेशा ही महसूस करेंगे, राइट। जब आप 100 लोग पढ़ने लगेंगे, जब 100 लोग पढ़ने लगेंगे तो हमें चाहिए कि 1000 पढ़ें। और जब 1000 पढ़ने लगेंगे तो जैसा कि मीरा जी ने कहा, इट्स अ बिजनेस, इट हैज़ टू ग्रो। सो दैट ग्रोथ इज़ हैपनिंग, बट वी ऑल्सो फील दैट पैशन नीड्स टू बी देयर इन, स्पेशली इन हिंदी पब्लिशिंग। बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, और with all the logistics that we have got in terms of paper, in terms of transport, in terms of getting the book to the market, we also, इसीलिए देखिए आप हिंदी की किताबों के बुक शॉप्स कितने हैं, बहुत कम बुक शॉप्स हैं अक्रॉस द कंट्री अगर हम देखें तो। और कितने लोग हैं, कई बार हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स आती हैं सेल्स की तरफ से कि भाई ये डिस्प्ले है आपकी हिंदी की किताबों का। तो मैं बार बार ये पूछती हूँ, तो कितने जने आए, तो कितने जने गए अंदर, तो कितने जनों ने किताब उठाई। मुझे से मतलब, मुझे पता है कि जो मेरा सेल्स का बंदा है वो जाके वहाँ पे किताब लगा रहा है, पर कोई उठा रहा है या नहीं उठा रहा, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, और पढ़ रहा है तो कितना पढ़ रहा है। अक्सर लोग जाते हैं बुक शॉप में डिस्प्ले चेक करते, फिर अमेज़ॉन पे जाके ख़रीद लेते हैं। तो कहने और करने में जो है ना वो बहुत फ़र्क है उस हिसाब से। तो रीडर्स तभी ग्रो करेंगे जब हम रीडर्स खुद सपोर्ट करेंगे, और लिखने वाले भी तभी ग्रो करेंगे जब वो पढ़ेंगे खुद। कई लोग सिर्फ लिखना चाहते पर पढ़ना नहीं चाहते, उतनी रीडिंग नहीं है उनकी। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फील। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई कुछ पूछना चाहे तो बिल्कुल स्वागत है। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी, रीडर्स की कमी के साथ अगर आप देखें जो रीडर का जो ट्रेंड बदल गया है, एक बहुत सिंपल चीज़ है। आप कहीं भी जाएं, हर जगह वॉचमैन होते हैं। पहले सबके हाथ में अखबार होते थे, अब सबके हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल में भी वो पढ़ नहीं रहे हैं, या वो कोई, जैसे वैशाली ने कहा, सीरियल्स देख रहे हैं या कुछ सुन रहे हैं। उसकी एक सच्चाई ये भी है, पढ़ना एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप 100% फोकस से ही कर सकते हैं। जबकि मैं कोई सीरियल देख रही हूँ तो मैं साथ में अपनी कुछ और भी काम कर सकती हूँ और ये भी कर सकती हूँ। रीडिंग बहुत एक डिफ़िकल्ट काम है, एक एक्टिव एक्टिविटी है, जबकि सीरियल देखना या कोई गाना सुनना बहुत पैसिव है, जिसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट 100% नहीं है। वो एक बहुत बदल रहा है ट्रेंड, ये भी हो रहा है। जैसे हम अब मीता जी से जानेंगे कि वो काफ़ी लंबे समय से लद्दाख में एक फेस्टिवल करती रही हैं, तो उनके भूटान में सॉरी, तो भूटान का जो फेस्टिवल होता है वो एक बड़ा अलग तरह का होता है, इको माउंटेन्स, उसका माउंटेन इको नाम होता है। तो उनके क्या अनुभव रहे हैं फेस्टिवल को लेकर? माउंटेन एक्कोज़ मैंने 10 साल तक किया है, और मैं पहली बार ही भूटान गई हूँ 2009 में। उस टाइम थिम्पू में एक बुक स्टोर था सिर्फ, और उसमें भी लिटरली भूटनीज़ ऑथर्स को पकड़ना, उनको मंच पे लाना, उनसे बात करवाना भी एक प्रोसेस था। वो लोग बहुत ही अलग किस्म के शाय लोग हैं। खैर दैट्स अनदर स्टोरी। बट करते 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 जब हमने फेस्टिवल वहाँ चालू किया तो हमने ठान ली थी कि हम किताबों का, रीडिंग का जो कल्चर है वो बढ़ाएंगे। 10 साल में, एट द एंड ऑफ 10 years, सिर्फ थिम्फू में 5 बुक स्टोर्स थे। हर मिडिल स्कूल और हर हाई स्कूल में हमने बुक क्लब्स खुलवाए थे। हर कॉलेज में बुक लॉन्चेस करवाते थे थ्रू आउट द ईयर। मेरा काम सिर्फ फेस्टिवल चलाना नहीं था, ये सब हम लोग पीछे से काम कर रहे थे। पारो में भी 10 साल के एंड में, पारो कैपिटल है जहाँ पे एयरपोर्ट है, जहाँ हम लैंड करते हैं, एक बुक स्टोर से
3 बुक स्टोर्स हो गए हैं, स्ट्रीट लाइब्रेरीज़ खुल गई हैं, वो भी हम लोगों ने उनके साथ काम किया है। जगह जगह रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में छोटे छोटे क्यूबिकल्स डाले गए हैं जहाँ पे लोग अपनी किताबें छोड़ जाते हैं और इन एक्सचेंज लोग उठा देते हैं और अपनी खुद की दूसरी किताबें छोड़ जाते हैं। ये सारा कल्चर हमने वहाँ पे चालू करवाया था। तो जो रीडरशिप वहाँ बढ़ी है, it's an example to follow, but I will put another disclaimer there। वहाँ की पूरे देश की पॉपुलेशन उस वक्त सिर्फ 8.5-9 लाख थी, अब हो गई होगी शायद 10-12 लाख। तो एक छोटी पॉपुलेशन के साथ एक छोटे देश में ये काम करना बहुत आसान है। अब यही चीज़ हमारे देश में मल्टीप्लाई करना विल बी लाइक, यू कैन थिंक ऑफ द स्केल ऑफ ऑपरेशंस कि कितना जुड़ के हम सब ने काम करना पड़ेगा। बट वो एक चीज़ उस देश ने जो मुझे सिखाया और जो हमें दिया, वो एक बहुत इनरिचिंग और बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस था हमारे लिए। बट हैविंग सेड दैट, फेस्टिवल्स के होने से ऑथर्स को रिकग्निशन मिलता है, कुछ कुछ रीडरशिप कन्वर्ट होती है, बट येस, जैसे वैशाली बोल रही हैं, इट्स अ बिट ऑफ अ 50-50% गेम। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। डेफिनेटली समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। एटलीस्ट कुछ किताबें तो बिकी, कुछ रीडर्स तो कन्वर्ट हुए। मैं तो कहती हूँ एक रीडर भी कन्वर्ट हुआ, मेरे लिए तो इट्स अ विक्ट्री। दैट्स द वे आई वुड लुक एट इट। अभी कुछ सवाल हमारे पास आए हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि श्रोता खुद अपने सवाल कहें। तो सबसे पहले मेरी विनती कि सवाल थोड़ा छोटा संक्षिप्त रखें, और आप जिनसे भी पूछना चाहें उनसे मतलब सीधे संबोधित करके सवाल पूछें, और प्लीज़ थोड़ा सा छोटा रखें। हम 2 या 3 सवाल ले पाएंगे क्योंकि सेशन अब खत्म होने पे। जिनसे भी आप पूछना चाहें छोटे संक्षिप्त रूप में सवाल पूछें। मेरा सवाल शैलेश सर से है। सर, जो नए पब्लिशर आ रहे हैं, सेल्फ पब्लिशर, उनको आप किस नज़र से देखते हैं? और वहाँ से अगर किसी व्यक्ति की बुक पब्लिश है तो क्या उनको राइटर मानना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? राइटर तो नहीं छपा है तो भी माना जाना चाहिए। तो ये तो मतलब लेखक का किताब के रूप में छपना जरूरी नहीं है, अगर वो लिखता है तो लेखक है। सर, ये मेरा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि वो जो सेल्फ पब्लिशर है वहाँ पे उनको जो संपादन की जो प्रक्रिया होती है वो पूरे उस नीति से नहीं गुजर पा रही है। वो खुद ही संपादन कर रहा है, खुद ही राइटर है उसका, तो इस नज़र में उसको एक राइटर माना जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल माना जाना चाहिए। देखिए, अपना जैसे जब इंटरनेट पर ब्लॉग का स्पेस आया तो वहाँ पर आप उसके खुद ही संपादक थे, खुद ही आप उसके प्रकाशक थे, खुद ही आप उसके डिज़ाइनर थे, कुछ भी कह लीजिए, जितनी सारी चीज़ें आप खुद थे ब्लॉग पे। तो वो आगे ब्लॉगर कहलाए, उसी में से कुछ बाद में छपे हुए लेखक भी हो गए। तो लेखक निश्चित तौर पे वो लेखक ही कहे जाएंगे। लेखक संपादक के सिस्टम से गुजरे ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई थंब रूल नहीं है। हाँ, अच्छे और बुरे का भी कोई थंब रूल है, और पर्सपेक्टिव का मामला है। हमारे संपादकीय पर्सपेक्टिव में कोई चीज़ फिट है तो हमारे लिए अच्छी है। इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको हमने मना किया वो मतलब कम अच्छा लेखक है। हमारे नज़रिए से या हमारे सिस्टम में, हमारे इकोसिस्टम में फिट नहीं होता। हो सकता है कि हम जो दायरा समझते हो अपना, वहाँ पे हम उसको बेच ना पाएँ, तो हम अपनी पूंजी नहीं निकाल पाएँ, या हम उसको दूसरे तरीके से कन्वर्जन ना कर पाएँ। मान लीजिए हम क्या कोई अवार्ड हासिल कर सकते हैं उस किताब को छाप के, ये भी एक बार पब्लिशर के दिमाग में नज़रिया होता है। तो बहुत सारे मतलब आप कन्वर्जन देखते हैं अपने दिमाग में, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि प्रकाशन संस्थान अलग अलग होने से उसको लेखक मानना या ना मानने जैसी अवधारणा पर विश्वास किया जाए। धन्यवाद। हाँ, हेलो, बस मेरा एक छोटा प्रश्न अशोक माहेश्वरी जी से है। सर, मैं बहुत विनम्रता के साथ पूछना चाहती हूँ। यहाँ तो मंच पर 4 ही प्रकाशक हैं और मेरी पुस्तक वाणी प्रकाशन से छपी है, जो 2011 में शिकंजे का दर्द, और अभी तक रॉयल्टी की कभी कोई बात नहीं हुई है। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि मेरी इस समस्या का समाधान कैसे होगा, और किसी प्रकाशक ने क्या इस तरह की बेईमानी करना चाहिए? धन्यवाद। मैंने पहले भी कहा कि लेखक प्रकाशक का रिश्ता विश्वास का रिश्ता है, और ये एक अनुबंध से संचालित होता है। आपने जब किताब छपाई, किसी भी प्रकाशक से छपाई, तो आपने उनसे एक साथ एक एग्रीमेंट किया होगा
और उसी वो एग्रीमेंट ही आपकी ये सारी रॉयल्टी वाली समस्याओं का रास्ता बताएगा, उसी से उसका समाधान निकलेगा। आप एग्रीमेंट देखिए और उसी रास्ते से चलिए। इसमें एक चीज़ जोड़ देना शायद गलत ना हो कि मतलब प्रकाशक किताब छपाने के लिए प्रकाशक चुनते समय आपको इन सब बातों पे विचार करना चाहिए कि हम किसे किताब दे रहे हैं, क्या किन शर्तों पे दे रहे हैं। वो वहीं से आप अगर इसको ठीक करेंगे तो आगे इस तरह की कोई दिक्कतें कभी नहीं आएंगी। मुझे लगता है कि अब हम समाप्त करते हैं और हम सभी लोगों का बहुत आभारी हैं, शुक्रिया अदा करते हैं शैलेश जी का, अशोक जी का, मीरा जी का, वैशाली जी का, मीता जी का, कि वो लोग आए और इतना कीमती समय दिया। और मुझे लगता है काफ़ी चीज़ों का समाधान हुआ होगा। और आप सभी का धन्यवाद कि धैर्यपूर्वक आपने इसे सुना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा पारे जी, आपने बहुत अच्छे से इस सत्र को संभाला, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आप सभी विद्वज्जन यहाँ मंच पे बने रहे। हंस स्मृति सम्मान देकर यह मंच आपका सम्मान और आभार प्रकट करना चाहता है। इसके लिए मैं मदन कश्यप जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पे आएँ और हमारे मेहमानों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हाँ, आप लोग एक ग्रुप फोटो जी को बुलाती हूँ कि मदन कश्यप जी से आप स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा जौहरी जी, मीरा जौहरी जी, आप लोग तालियां बजा सकते हैं वैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। मीता कपूर, साथियों तालियां बजा करके अगर स्वागत करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली माथुर, एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ तक आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश भारतवासी, बहुत बहुत धन्यवाद। आकांक्षा पारे जी जो इस मंच का संचालन जिन्होंने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये तीसरे दिन का बिल्कुल आखिरी सत्र कहें जी जी आखिरी सत्र शुरू हुए जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहा है, मुझे मालूम है। तो वो शुरू हो उसके पहले मैं एक छोटी सी घोषणा, एक धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप सबसे साझा करना चाहती हूँ कि इस पूरे उत्सव की रूपरेखा तैयार करने में जिन लोगों ने हमारा पूरी तरह से साथ दिया तैयार, जिनको हम उत्सव के निदेशक कह सकते हैं, प्रियदर्शन जी और वंदना राग, मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि हम लोग ने जुलाई से इसका प्रारूप बनाना शुरू कर दिया था और इन सारे महीनों में प्रियदर्शन जी और वंदना ने नियमित हमें समय देकर इस उत्सव को आज जो आप देख रहे हैं, इसका जो ये रूप है, इसका पूरा ढांचा बनाया। मैं प्रियदर्शन जी से अनुरोध करूंगी कि 2 शब्द जब तक हम स्टेज को फिर से व्यवस्थित कर रहे हैं अगले सत्र के लिए, 2 शब्द बोलें। इच्छा है और अगला सत्र हमारा एक शानदार सत्र होने जा रहा है। जब इस आयोजन के बारे में पहली बार रचना जी से बात हुई तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हिंदी की दुनिया
जिसको हम स्त्री लेखन का सारा आकाश कहना चाह रहे थे, वो आकाश इतना विपुल, इतना विस्तृत होगा कि हम जितनी भी बाहें फैलाएंगे वो बाहें छोटी पड़ती जाएंगी उसको समेटने के लिए। आज थोड़े संतोष के साथ और थोड़े इस असंतोष के साथ कि बहुत सारे लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए, जिनको हम शामिल करना चाहते थे, जिनको आने वाले दिनों में ये अवसर, ये मौका मिलेगा, मैं इसकी उम्मीद करता हूँ। एक बात जो मैं इस पूरे समारोह के बारे में कहना चाहता हूँ, जिस सवाल का सामना हमने पहले दिन भी किया कि स्त्री सृजन पे समारोह क्यों, स्त्री लेखन की अलग श्रेणी क्यों, स्त्री समारोह अलग से क्यों, ये वो सवाल है जिसका जवाब लगातार हमें देना पड़ा। यहाँ तक कि जो सत्र हुए, उन सत्रों में लेखकों ने कहा कि स्त्री लेखन की कोई अलग कैटेगरी नहीं होती है। तो एक तरह से मुझे बार बार दो चीज़ें ख्याल आ रही थीं। एक तो मतलब स्त्री लेखन की क्या वाकई कोई कैटेगरी नहीं होती है? ये ठीक वैसी ही बात है जैसे हम जो बहुत अगड़े समाजों के लोग हैं, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बिल्कुल जातिवादी नहीं हैं, हम जातिवाद में बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, हमारे सारे शादी ब्याह, सारे काम काज जाति के आधार पे होते हैं, हम सारे विज्ञापन जाति के आधार पे करते हैं, लेकिन हम अपने आप को जातिवादी नहीं मानते हैं। यही हाल स्त्री लेखन का भी है। जिनका लेखन बार बार इस बात की गवाही देता है कि उसको स्त्री लेखन की एक कैटेगरी में रखकर देखकर ही उसका विशद मूल्यांकन किया जा सकता है, उनको लगता है कि ये कैटेगरी नहीं बननी चाहिए। ये एक तरह से उस यथार्थ से मुंह चुराना है जिस यथार्थ ने उनके लेखन का निर्माण किया। और आज 3 दिनों के इस आयोजन में जब उर्वशी बुटालिया, मृदुला गर्ग, अशोक वाजपेयी और तमाम लोग अलग अलग बात अपनी कहते रहे, ये बात और स्पष्टता से उभर के आई। मेरा ख्याल है कि पहली बार ऐसा आयोजन होगा जिसमें 80-90% भागीदारी महिलाओं की होगी। और दूसरी बात जो मैंने महसूस की कि इन 80% जो 10-20% पुरुष लेखक मौजूद थे, उनके मुकाबले कहीं भी महिलाएं फीकी नहीं पड़ी। अक्सर वो अपने पुरुष वक्ताओं से बेहतर साबित हुई। तो आज का लेखन स्त्री का है, आज का मंच स्त्री का है, और ये समारोह उस स्त्री सृजन को और उस भविष्य को जिसमें शायद मुख्यधारा का लेखन स्त्री लेखन ही माना जाएगा, मुख्यधारा का सृजन स्त्री सृजन ही माना जाएगा, शायद उस भावना को समर्पित ये समारोह है। वंदना जी अचानक व्यस्त हो गई, मैं चाहता था कि वो भी कुछ बात कहती, लेकिन मैं उनकी ओर से, अपनी ओर से और हंस परिवार की ओर से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इस विश्वास के साथ कि जो रास्ता तमाम लोगों ने मिलकर बनाया, जिसको आज इस समारोह में हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो रास्ता और बड़ा होगा और विस्तृत होगा। और अब अगले सत्र के लिए मैं फिर से अंतिमा को मंच सौंपता हूँ। धन्यवाद।